ओके, चलो खत्म। कल के लेक्चर में क्या किए थे हम लोग? कल के लेक्चर में सी शार्प स्टार्ट किया था ना, ठीक है। सी शार्प का बेसिक बता के सबसे पहला जो लैंग्वेज का बेसिक कंस्ट्रेंट था वेरिएबल, वो देखे थे हम लोग। वेरिएबल के बाद डेटा टाइप पे जंप किए थे। डेटा टाइप के अंदर जो इंटीजर डेटा टाइप में चार डिफरेंट टाइप के इंटीजर रहते हैं वो देख लिए थे। आप डेटा टाइप के अंदर भी साइन इंटीजर और अनसाइन इंटीजर, ये दोनों का फंडा बता दिया था। जो अनसाइन इंटीजर होगा, अनसाइन मतलब जो निगेटिव वैल्यू नहीं लेगा, ठीक है। और साइन इंटीजर जिसमें निगेटिव वैल्यू होगी। जितने भी अनसाइन इंटीजर होंगे उनकी रेंज 0 से स्टार्ट होगी और जो मैक्सिमम वैल्यू है वहां तक जाएगी, ठीक है। मतलब टोटल नंबर ऑफ वैल्यू जितनी मैं सेव कर सकता हूँ वहां पे -1 तक जाएगी। जैसे मैं अगर 256 वैल्यू सेव कर सकता हूँ तो 255 तक रेंज जाएगी, बिकॉज पॉजिटिव वैल्यू 0 एक कंसिडर करेगा तो एक कम हो जाएगा। तो ये सब जो लॉजिक था वो मैं डेटा टाइप से रिलेटेड बता दिया था। उसके साथ में एक चीज और एक्सप्लेन किया था कल, तुमको डिबग कोड को कैसे करना है, डिफॉल्ट वैल्यू का फंडा क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या मिलती है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट डेटा टाइप पे मूव करते हैं। वहां पे नेक्स्ट डेटा टाइप जो है वो तुम्हारा रियल नंबर्स वाला डेटा टाइप है। रियल नंबर मतलब अगर तुमको प्रोग्रामिंग के अंदर, सी शार्प के अंदर कहीं पर भी डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करना है, रियल नंबर स्टोर करना है, तो उसके लिए तुम्हारे पास डेसिमल है, डबल है, सिंगल है और फ्लोट है, ठीक है। तो इसको भी मैं तुमको गूगल के पेज से बता देता हूँ। जो माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंटेशन है उधर से ही बता देता हूँ। तो ये है, क्या? हाँ, वो रिलायबल, वीक फॉर गिग्स वाला रिलायबल। रिलायबल बोले मैं कुछ और समझा। रियल नंबर नहीं लेगा, डेसिमल। माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंटेशन देख रहा हूँ मैं। ये मिल नहीं रहा, मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ यहाँ से। देखो, ये तुम्हारा फ्लोट जो है, फ्लोट जो सिंगल जो है तुम्हारा 1 बाइट है। फ्लोट जो है वो तुम्हारा 2 बाइट है। ये तुम्हारा 4 बाइट है और डबल जो है वो तुम्हारा 8 बाइट है। समझे क्या? सीक्वेंस में आगे पीछे लिखो तो सिंगल जो है वो 1 बाइट में आता है। तो जैसे हम लोग इंटीजर की रेंज कैलकुलेट करते हैं वैसे ही हम लोग डेसिमल की रेंज भी कैलकुलेट करते हैं 2 के पावर से। लेकिन ये 2 के पावर में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल तुमको आया टोटल 256 वैल्यू, तो ये क्या करता है, पॉइंट के बाद उतनी वैल्यू कंसिडर करेगा। तो डेसिमल की रेंज कैसे कैलकुलेट होती है कि पॉइंट के बाद जो जिसको एक्सपोनेंशियल नंबर बोलते हैं वो थोड़ा सा मैथमेटिकल वे में चला जाएगा। तो इसको अगर थोड़ा सा प्रिसाइज करके मैं बोलूं तो जितनी जितनी ज्यादा तुम बाइट वाली डेटा टाइप क्रिएट करोगे उतने ज्यादा पॉइंट के बाद नंबर्स तुम स्टोर कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक कंट्रोवर्सी है ना कि पाई की वैल्यू, पाई पता है सबको? पाई, जिंदगी में पाई सुने ना? हाँ, तो पाई की वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू 3.1। हाँ, तो उसके बाद 3.1456 ये वो, तो टोटल जो पाई की वैल्यू है वो 20 डिजिट तक जो है वो कैलकुलेटेड है, पॉइंट के बाद 20 डिजिट्स, ठीक है। तो अगर मेरे को मेरे प्रोग्राम में बहुत ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू लेना है, मतलब बहुत ज्यादा करेक्ट वैल्यू लेना है, एक्यूरेसी लेवल मेरे को मेरे सॉफ्टवेयर का ज्यादा रखना है, तो जितने ज्यादा एक्यूरेसी लेवल तुमको अकाउंटिंग में रखना रहेगा उतनी बड़ी वैल्यू तुम यहाँ से लेते जाओगे। तो सिंगल, डबल, डेसिमल, फ्लोट, ये सब क्या है, इसमें भी सेम जैसे इंटीजर में मैं बताया था साइज का प्रॉब्लम है, मतलब कितना साइज कंटेन करेगा वो वेरिएबल, यहाँ पर भी वही चीज आ जाती है। तो रेंज इसकी जो है, रेंज इसकी मेरे को मिल नहीं रही है ऑनलाइन, ठीक है। तो उसकी रेंज जो है वो सब एक्सपोनेंशियल नंबर्स में रेंज है। तो इंटीजर की रेंज जो है वो हम लोग समझ के डालते हैं। यहाँ पर कैसा होता है, डेसिमल पॉइंट, कितने डेसिमल पॉइंट मेरे को लेना है पॉइंट के बाद, वो डिपेंड करेगा तुम्हारी डेसिमल की साइज के ऊपर। इंटीजर में होता है वो नंबर की साइज और डेसिमल में होता है वो पॉइंट के
बाद कितने डिजिट लेगा वो उसकी साइज। मेरी बात समझी मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये खाली डिफरेंस है, बाकी जैसा इंटीजर नंबर है सेम वैसे ही रियल नंबर भी है। ठीक है, तो उसके रेंज तुम लोग गूगल कर लेना, या मैं लिंक शेयर कर दूंगा। अभी तो मेरे को मिल नहीं रहा माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंटेशन का, कल मिल गया था फॉरन, तो मैं तुमको डायरेक्ट बता दिया। तो इसमें भी सेम, लेकिन मैं बाइट तुमको बता दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, ये तो सिंपलेस्ट डेटा टाइप है, कैरेक्टर टाइप। कैरेक्टर मतलब एक कैरेक्टर सिंगल ए, है नहीं क्या चेयर? यहाँ पे एक चेयर पता नहीं सही है क्या? कल कैसे बैठ गए थे सब लोग, आज कुछ लोग ज्यादा हो गए क्या? तो ये जो नेक्स्ट डेटा टाइप, अच्छा डेसिमल समझा ना? डेसिमल इन शॉर्ट तुम क्या करोगे, जैसे हम लोग बाइट वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे वैसे हम लोग डेसिमल लिखेंगे, सिंगल लिखेंगे, फ्लोट लिखेंगे। तो मैं जो मेरा विजुअल स्टूडियो का सॉल्यूशन था कल वाला, उसको वापस ओपन करता हूँ। डेसिमल के आगे समझ सकते हैं कि अगर एक नंबर पॉइंट के बाद कुछ भी लिखते तब डेसिमल बनती है। डेसिमल में रेंज मतलब कितने नंबर पॉइंट के बाद तुम आओगे वो उसकी रेंज बनती है, और इंटीजर में वैल्यू उसकी रेंज बनती है पॉइंट से पहले। अगर पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ता तो इंटीजर यूज हो जाता है, तो इंटीजर ही यूज होगा तभी। हाँ, ज्यादा इस्तेमाल करिए उतना अलग अलग चार ऑप्शंस में से तुम ले सकते हो, जितना पॉइंट के बाद जितने नंबर्स तुमको चाहिए वो तुम लोगे। तो जैसे मेरे को सिंगल वेरिएबल क्रिएट करना है, तो यहाँ पे सिंगल, सॉरी, एक डेसिमल क्रिएट करना, डी फ्लोट एफ। अभी इसको हम लोग डिबग करते हैं, तो मैं डिबग पॉइंट वापस से यहां पर लगा देता हूं जहां मैं कल लगाया था। तो देखो डेसिमल पे मैं होवर करता हूं, तो बाय डिफॉल्ट डेसिमल में जीरो, ये डिफॉल्ट वैल्यू जीरो इसमें ले लिया। ये एक्चुअल में दिखा रहा है जीरो, लेकिन ये 0.0, क्योंकि ऑल डेसिमल वैल्यू जो है वो बाय डिफॉल्ट पॉइंट कंसिडर करेगी। ठीक है, तो जब तुम इसको प्रिंट करोगे, ये क्यों यहाँ पे क्यों दिखा रहा है कि ये जो नंबर फॉर्मेट जो दिखाने का है, ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, अगर पॉइंट के पास जीरो होता है तो वो उसको स्किप कर देता है। ये फॉर्मेट की वजह से होगा, लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो स्टोर होती है वो 0.0 है। 0.0 को भी जब तुम जब उसको शो करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट उसको जीरो ही दिखाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1.0 है तो उसको 1 दिखाएगा वो। ठीक है, लेकिन टेक्निकली जो वैल्यू स्टोर होती है इसमें वो क्या है, 0.0। तो बाय डिफॉल्ट इसमें वैल्यू जीरो ले लिया, और डिफॉल्ट वैल्यू में ले लेता हूँ, और भी डेटा टाइप में क्रिएट कर देता हूँ। तो नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे जो कैरेक्टर टाइप है वो, और स्ट्रिंग टाइप है वो। तो देखो जितने भी जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये लाइन में लिखा, कल मैं ये लाइन लिखा था, तो ये लाइन के अंदर जो इंट है वो क्या है, डेटा टाइप है। आई क्या है, वेरिएबल नेम। इज इक्वल टू उसका ऑपरेटर है जो उसको असाइन करेगा। अभी ऑपरेटर्स की बारी आएगी आगे, जस्ट इसके बाद वाले टॉपिक में ऑपरेटर्स ही है, वो एक ऑपरेटर है। और राइट साइड में जो है वो उसकी वैल्यू है। तो वैल्यू को हम लोग प्रोग्रामिंग टर्म में क्या बोलते हैं, लिटरल्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिटरल्स। हम लोग आम भाषा में एज ए लेमैन उसको क्या बोलते हैं, वैल्यू, बराबर। लेकिन प्रोग्रामिंग में उसको क्या बोलते हैं, लिटरल्स, लिटरल्स या कॉन्स्टेंट्स। इसके लिए कल एरर जो दे रहा था वो क्या बोला था, कांस्टेंट कैन नॉट बी इम्प्लिसिटली कन्वर्टेड इनटू एक्स वाई जेड टाइप। याद है क्या, कांस्टेंट वर्ड यूज किया था उसने। तो इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक्चुअल में लिटरल बोलते हैं। तो जितने भी टाइप जो जितने भी लिटरल्स तुम असाइन करते हो, लिटरल्स जो होते हैं वो वेरिएबल को असाइन होते हैं। लिटरल जो होते हैं वो वेरिएबल को असाइन होते हैं। अगर ये टर्म्स को मैं एक्सप्लेन करूं कि लिटरल वेरिएबल को असाइन होता है, ये मेरा वेरिएबल है, ठीक है, ये मेरा लिटरल है। लिटरल जो है आके इसमें स्टोर होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको असाइन होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये इसमें असाइन होता है। तो जितने भी लिटरल्स रहेंगे वो वेरिएबल तो असाइन होंगे। और ये जो साइन यूज हो रही है, ये जो ऑपरेटर यूज हो रहा है, ये ऑपरेटर का नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये ऑपरेटर कौन सा है, असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब ये ऑपरेटर के राइट साइड में जो भी होगा वो क्या कर देगा, इसके लेफ्ट साइड वाले को असाइन कर देगा। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी वही ऑपरेटर यूज किए। तो ये क्या कर रहा था, V1 में जो भी वैल्यू थी वो वैल्यू को लाके V2 में असाइन कर दे रहा था। तो हम लोग अब स्टोर की जगह क्या बोलेंगे, वर्ड असाइन। मतलब कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है जो डेवलपर्स यूज करते हैं, वो टर्मिनोलॉजी में तुमको बताऊंगा। जैसे अभी तुम इसको बोलोगे वैल्यू, बराबर, तो इसको प्रोग्रामिंग टर्म में इसको हम लोग बोलते हैं लिटरल्स, लिटरल्स।
तो जैसे वेरिएबल की टाइप होती है वैसे लिटरल की भी टाइप होती है। तो अभी अगर जब मैं कैरेक्टर के उसमें जाऊंगा, मतलब मैं कैरेक्टर डेटा टाइप्स में जाऊंगा, तो कैरेक्टर डेटा टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पे दो अलग अलग लिटरल्स यूज होते हैं। एक लिटरल यूज होता है सिंगल कोट्स वाला और दूसरा लिटरल यूज होता है डबल कोट्स वाला। अभी मेरी बात समझी मैं क्या बोल रहा हूँ? एक लिटरल यूज होता है सिंगल कोट्स वाला और एक लिटरल यूज होता है डबल कोट्स वाला। तो वैसे यहाँ पर ये आया, एक लिटरल यूज होता है निगेटिव और एक लिटरल यूज होता है पॉजिटिव। तो इसको वैल्यू की जगह हम लोग क्या बोल देते हैं? लिटरल्स बोल देते हैं। समझ में आया? तो जो भी, तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, जो भी राइट साइड में होगा उसको लेफ्ट साइड में क्या कर देगा? असाइन कर देगा, जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कि स्टोर कर देगा उसकी वैल्यू। उसकी वैल्यू को क्या कर देगा? में स्टोर कर देगा। और इसके बाद अब यहाँ पे कैरेक्टर टाइप अगर मैं आऊं तो कैरेक्टर में दो टाइप के लिटरल्स है कैरेक्टर के अंदर। तो दो टाइप के कौन कौन से लिटरल्स है? तो एक है मेरे पास कैर सी, इसको लिटरल प्रोवाइड करना है तो मैं सिंगल कोट्स में लिखूंगा ए, ये मेरा कैरेक्टर हो गया। अगर मेरे पास सिंगल कैरेक्टर मेरे को स्टोर करना है, लेट्स से मेरे पास डेटा, मेरे को क्या करना है, जेंडर मेरा एक फील्ड है, जेंडर मेरे एक डेटा है। जेंडर में जहां पे फीमेल है वहां पे एफ स्टोर करना है, जहां पे मेल है वहां पे एम स्टोर करना है। तो उसके लिए डेटा टाइप मेरे को क्या लेना पड़ेगा? कैर। लेकिन अगर मेरे को मेल फीमेल पूरा लिखना है तो उसके लिए लेना पड़ेगा स्ट्रिंग। तो ये आएगी स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को लिख सकता हूँ। तो स्ट्रिंग बेसिकली क्या है? तो स्ट्रिंग में जो लिटरल यूज होता है वो डबल कोट्स वाला लिटरल है और कैरेक्टर में जो लिटरल यूज होता है वो सिंगल कोट्स वाला लिटरल है। ये बात समझिए लिटरल वर्ड अभी जो मैं बोल रहा हूँ, क्यों मैं लिटरल वर्ड एक्सप्लेन कर रहा था। तो जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स को वैल्यू कहाँ से मिलती है? लिटरल से मिलती है। और एवरी लिटरल्स को लिखने का एक तरीका होता है। तो जो इंटीजर है, इंटीजर लिटरल्स को लिखने का जो तरीका है वो क्या है? इंटीजर लिटरल्स को लिखने का तरीका ये है कि डायरेक्ट हम लोग कांस्टेंट लिख देते हैं, वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। अब प्रॉब्लम लिटरल्स का कहाँ पे शुरू होता है? यहाँ पे, ये देखो, जैसे डेसिमल है, डेसिमल में मैं लिखा 1.2, ठीक है, और यहां पे आगे लिखा 1.2 और डबल डीबी इज इक्वल टू 1.2। तीनों जगह वैल्यू तो सही है ना, मतलब ये भी डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू है, ये भी डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू है, ये भी डेसिमल, तो एरर क्यों दे रहा है? क्या तो यहाँ क्यों नहीं दे रहा फिर? क्वेश्चन समझा मैं क्या बोला? कि बंद तो नहीं हो ना क्या? कौन बोला? परफेक्ट आंसर। अगर तुम डायरेक्ट लिटरल लिखते हो तो 1.2 बाय डिफॉल्ट जो है वो डबल है। तो अब ये 1.2, अब फ्लोट की रेंज में 1.2 तो आता ही रहेगा ना, इतना छोटा नंबर है इसके लिए तो 1.2 लिया। 1.2 फ्लोट में आता रहेगा, लेकिन ये इसको डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। अगर मेरे को इसको बताना है तो इसको लिटरल लिखने का तरीका ये है कि अगर इसको फ्लोट बताना है तो इसके आगे मेरे को लिखना पड़ेगा एफ। एफ लिखूंगा तो तब इसको जाके समझ में आएगा कि ये 1.2 तीन जगह आता था, लेकिन ये फ्लोट वाले में जाना चाहिए। 1.2 भी तीनों में आ रहा है ना। जैसे 1 है, 1 बाइट में भी आएगा, एंड में भी आएगा, लॉन्ग में भी आएगा, शॉर्ट में भी आएगा, वो तो पहला ही नंबर है तब। लेकिन वहां पे वैसा कोई केस नहीं है, वो इम्प्लिसिटली कन्वर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा? या तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करो या तो लिटरल बताओ। तो लिटरल का जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं तुमको, लिटरल का कंसेप्ट यही है कि लिटरल जो होती है वो वैल्यू होती है वेरिएबल के लिए, जिसको लिखने का कुछ तरीका होता है। तो जैसे कैरेक्टर के केस में तरीका ये है कि सिंगल कोट्स लगाना पड़ेगा, स्ट्रिंग के केस में तरीका ये है कि तुमको डबल कोट्स लगाना पड़ेगा, फ्लोट के केस में तरीका ये है कि तुमको एफ लगाना पड़ेगा, डेसिमल के केस में तरीका ये तुमको एम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ऐड करता हूं मैं, एरर चला जाएगा। यहां पे आगे मैं लिखा एम, तो यहां पे आगे लिखा मैं एफ, चला गया एरर। तो अब उसको समझ में आ रहा है कि एम स्टैंड फॉर ये डेसिमल है, एफ स्टैंड फॉर ये फ्लोट है, और कुछ नहीं लिखा तो वो डबल है। तो जब भी तुम लोग वैल्यू लिखते हो, बाय डिफॉल्ट कोई नंबर लिखोगे प्रोग्राम सी शार्प में, तो वो बाय डिफॉल्ट डबल होगा। तो जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटा टाइप है वो क्या है? डबल। तो हम लोग फोकस करेंगे डबल के ऊपर। समझ में आया? तो जब भी डेसिमल पॉइंट वाला कुछ रहेगा तो उसको तुम फ्लोट नहीं लोगे, उसको तुम क्या लोगे? डबल। ये चीज ध्यान रखना। तो कोई भी कहीं कब डबल लोगे? जितनी भी करेंसी
तुम स्टोर करोगे, लाइक किसी की सैलरी, कोई चीज का प्राइस, कोई चीज का एमआरपी, या कोई चीज का टैक्स का कैलकुलेशन, जो जो प्राइसिंग से रिलेटेड जितने कैलकुलेशन रहेंगे, कोई चीज का डिस्काउंट, जैसे कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, तो डिस्काउंट जैसे अभी डिस्काउंट हम लोग बोलते हैं 10%, लेकिन वो एक्चुअल में 10.0 होता है। क्यों 10.0 होता है? क्योंकि वो परसेंटेज जो होता है वो 100 से डिवाइड होकर मल्टीप्लाई होता है, फिर फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यू कैलकुलेट होती है। तो ऑलवेज जो परसेंटेज होता है वो किसके फॉर्म में होता है? 10% इज नथिंग बट 0.10। 10% इज नथिंग बट, बराबर ना? परसेंटेज कैलकुलेशन पता है ना? 10% का मतलब क्या हुआ? 10/100। 10/100 का मतलब 0.10। तो हमेशा हम लोग जो डिस्काउंट परसेंटेज और ये सब होता है, ये फील्ड हमेशा क्या लेंगे? डबल। समझ में आया? और एकदम कुछ कुछ पर्टिकुलर लेवल पे, लाइक जहां पे हम लोग को करेंसी स्टोर करना रहेगा, वहां पे हम लोग कहीं कहीं पर डेसिमल भी कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स में लेते हैं, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, हर जगह डबल ले लेने का प्रॉपर तरीके से। जहां ऑप्टिमाइजेशन का केस आएगा, जहां ऑप्टिमाइजेशन का केस आएगा, वहां लोअर लोअर रेंज पे हम लोग जाएंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि फिर यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि जब तुम लोग फ्लोट लेते हो तो फिर तुमको वैल्यू के साथ एफ लगाना होता है, वो सब जो कॉम्प्लिकेशंस जो आ जाते हैं ना, उसकी वजह से और ज्यादा मुश्किल हो जाता है कोड करना तुमको। तो अगर ऑप्टिमाइजेशन तुमको अभी ये लेवल पे आएगा नहीं, आगे चल के ऑप्टिमाइजेशन आएगा, तो फिर देन यू हैव टू थिंक अबाउट दैट पर्सपेक्टिव एज वेल। तो वो टाइम पे वो पर्सपेक्टिव से सोच सकते हो। फिलहाल जो अभी हम लोग एज ए लेमैन कोडिंग के लिए यूज करेंगे, तो या तो डेसिमल या तो डबल। तो ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे डबल वैल्यू के ऊपर। क्लियर है? तो डबल वैल्यू, उसके बाद मैं तुमको कैरेक्टर में ये बता दिया। उसके बाद जो लास्ट जो हमारा डेटा टाइप है वो है बुलियन डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप क्या है? अगर मेरे को ट्रू फॉल्स यस नो, हाँ या ना, ऐसा डेटा स्टोर करना है, ऐसा डेटा स्टोर करना है, तो उसके लिए मैं बुलियन लूंगा। कैसे फील्ड हो सकती है? जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, पर्सन के डेटा में उसमें तुमने लिया उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, उसकी एज। फर्स्ट नेम क्या लोगे? स्ट्रिंग। लास्ट नेम क्या लोगे? स्ट्रिंग। एज क्या लोगे? बाइट या इंटीजर, कोई भी इंटीजर, चारों में से कोई एक इंटीजर ले लोगे। अब यहाँ पे एक फील्ड आती है, इज वैलिड फॉर वोटिंग क्राइटेरिया। ये उसका डेटा है कि मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन वैलिड है क्या वोटिंग क्राइटेरिया के लिए। तो इसके इसमें तुम क्या बोलोगे? या तो है या तो नहीं है, या तो यस या तो नो। तो वो फील्ड को तुम क्या लोगे? बुलियन फील्ड लोगे। वो फील्ड को तुम क्या लोगे? बुलियन फील्ड लोगे। जैसे तो ये कैसा डेटा हो गया? ऐसा डेटा जहां पे हम लोग को डिसीजन लेना है कि ये वैलिड है कि नहीं है, ये इनवैलिड है क्या है, वो वहां पर हम लोग क्या लेते हैं? बुलियन फील्ड लेते हैं। तो इन शॉर्ट नक्शल में अगर मैं बोलूं, तो तुमको जहां पर भी ट्रू फॉल्स वैल्यू स्टोर करना है, ट्रू फॉल्स, यस नो, समझ में आ रहा है, या 0 और 1, बिट में 0 और 1 ये स्टोर करना है, तो इसके लिए तुम क्या करोगे? हमेशा बुलियन वैल्यू ले लोगे। तो ये इतने डेटा टाइप सी शार्प में है। यहां तक किसी को कोई डाउट है जो डेटा टाइप के बारे में बताया मैं, कि डेटा टाइप ही मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, या डेटा टाइप मेरे को कैसे क्रिएट करना है, या जो भी, बोलो। सिंगल, सिंगल का ना मेरे को लिटरल याद नहीं आया, लिटरल का कन्वर्जन इसके लिए। और सिंगल के लिए एक डेटा टाइप यूज किया था इसने। रेंज, अच्छा एस ऑलरेडी है। सिंगल के लिए भी एफ है, वही मैं चेक कर रहा था जाके क्या है। तो सिंगल के लिए भी लिटरल तुम डालोगे एफ, उसके भी वैल्यू सेम आएगी।
वो सब रेंज का ही खेल है, बाकी और कुछ ऐसा कुछ उसमें नहीं है। उसको उसको ना मतलब उसमें ज्यादा ना फंसते हुए, मतलब हम देखो मैं क्या बोलता हूँ, पूरा सी शार्प हम लोग को पढ़ना नहीं है, हम लोग को जो काम काम की चीज है वो, तो हम लोग को डबल और डेसिमल ये दो पे तुमको फोकस करना है, ज्यादा डबल पे करना है, ज्यादातर वैल्यूज तुमको डबल लेना है, वहां पे तुमको इंटीजर पे फोकस करना है, बाइट वगैरह नॉर्मली हम लोग नहीं लेते हैं। जब ऑप्टिमाइजेशन की बात आती है, इन केस कभी ऑप्टिमाइजेशन का मामला आता है, तब हम लोग वो सब चीजें यूज करेंगे। तो जो थ्योरी वहां पे थी वही थ्योरी यहाँ पे रहेगी, इसके लिए मैं दोबारा वो सब थ्योरी बोला नहीं, डायरेक्ट तुमको टाइप साइज बता के डायरेक्ट आगे बढ़ गया। बाकी एक जो कंसेप्ट न्यू था आज वो लिटरल वाला था, तो लिटरल में उसमें एफ है। ये और कुछ क्वेश्चन यहां तक का? ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, डेटा टाइप, डेटा टाइप उसके वेरिएबल, ये मेरे को समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ और डेटा टाइप है जो स्टोर करने के लिए यूज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को किसी का डीओबी स्टोर करना है, तो उसके लिए डॉटनेट एक डेटा टाइप देता है जिसका नाम है डेट टाइम। तो तुम ऐसा डीओबी स्टोर कर सकते हो। ये भी अलग है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है। क्यों प्रिमिटिव टाइप नहीं है? अगर तुम लोग कलर देखोगे ना तो दोनों का अलग तुमको समझ में आएगा, जैसे सिंगल का और डेट टाइम का। ये जो है ना, ये प्रिमिटिव टाइप्स के अंदर, मतलब ऑलरेडी सी शार्प के अवेलेबल टाइप्स नहीं है। ये क्या है, ये ऑलरेडी बनी हुई साइज को यूज करके बनाया हुआ है। कोई डेट जो होती है, वो डेट एक्चुअल में कॉम्बिनेशन होता है ना, 3-4 नंबर्स का। डेट क्या होता है, डेट एक्चुअल में कॉम्बिनेशन होता है। कोई भी डेट रहेगी तो क्या होगा, पहले डे होगा, फिर मंथ होगा, फिर ईयर होगा, फिर आर होगा, फिर मिनट होगा, फिर सेकंड होगा, फिर मिली सेकेंड होगा, उसके बाद नैनो सेकेंड। तो इसका कॉम्बिनेशन करके एक अलग से डेटा टाइप बनाया हुआ है। तो अगर इसको तुम लोग जाके चेक करोगे ना, तो ये एज ए डेटा टाइप यूज तो होता है, लेकिन ये डेटा टाइप है नहीं। ये है एक्चुअल में एक स्ट्रक्चर। ये क्या है एक्चुअल में? स्ट्रक्चर। ये देखो स्ट्रक लिखा हुआ है। तो ये मतलब डॉटनेट में ये तुमको सब जगह पे एज ए डेटा टाइप ही यूज होगा। लेकिन जितना मैं ऊपर तुमको बताया था ना, मतलब जैसे इन फ्लोट यानी इंटीजर टाइप, डेसिमल टाइप, बुलियन टाइप, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, यही प्रिमिटिव टाइप्स है। इसके अलावा कोई और डेटा टाइप नहीं है। हाँ, लेकिन डेट टाइम भी एज ए डेटा टाइप यूज होता है, लेकिन वो वही प्रिमिटिव टाइप को यूज करके बनाया हुआ डेटा टाइप है। प्रिमिटिव टाइप को यूज करके एक डिराइव्ड डेटा टाइप बनाया हुआ है जो डेट टाइम है। तो देखोगे तो यहाँ पे उसका ऑलरेडी कोड लिखा हुआ तुमको मिलेगा, तो एक स्ट्रक्चर बना के दे दिया। तो तुमको जब भी डेट टाइम स्टोर करना रहेगा, तो उसके लिए डॉटनेट में एक डेटा टाइप है डेट टाइम। तो वो डेट टाइम तुम क्रिएट कर सकते हो, और उसके अंदर तुमको करंट डेट टाइम स्टोर करना है, या किसी का डीओबी स्टोर करना है, या कोई भी रिलेटेड डेट टाइम है, तो उसमें तुम स्टोर करोगे और उसको पास कर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, पर्सन का डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ ज्वाइनिंग डीओजे है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग स्टोर करना है, या फिर रिकॉर्ड कब क्रिएट हुआ था सिस्टम में, वो कब आया था, कब गया था, डेट ऑफ अराइवल। तो डेट के साथ ऑलवेज टाइम एसोसिएट होता है, डेट के साथ ऑलवेज टाइम एसोसिएट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोला डेट ऑफ अराइवल, कस्टमर शॉप में कब आया, तो उसके साथ हमेशा टाइम एसोसिएट रहेगा। टाइम को हम लोग हमेशा काउंट करेंगे, टाइम को हम लोग डेट से अलग नहीं कर सकते। अगर मैं बोला 2 तारीख, तो 2 तारीख में कितने बजे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि वो 2 तारीख को आया, तो तुम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करोगे, कितने बजे आया, कितने बज के कितने मिनट पे, कितने सेकंड पे। एक्यूरेसी तो यही बोलती है ना। तो डेट कभी भी टाइम से अलग नहीं होती है। तो डॉटनेट में तुम खाली डेट नहीं क्रिएट कर सकते, डॉटनेट में तुम खाली डेट नहीं क्रिएट कर सकते। जब भी डेट क्रिएट करोगे तो बाय डिफॉल्ट टाइम आएगा, भले से टाइम 00 आएगा। टाइम 00 मतलब कितना बजे, रात का 12 बजे। समझ में आया? तो बाय डिफॉल्ट वो टाइम ले ही लेता है। तो तो अगर मैं तुमको बोला 2 तारीख को, तो 2 तारीख को मतलब 2 तारीख को 00 टाइम से लेके 2 तारीख को 11:59 तक, ये 2 तारीख होती है। अगर मैं बोला कि 2 तारीख को कितने बंदे विजिट किए हैं, तो तुम उसको कैसे कैलकुलेट करोगे? वो हमेशा रेंज होती है। वो 2 तारीख को 00 टाइम से लेकर 2 तारीख को 11:59 तक, 11:59 समझ गया? नहीं सॉरी, 23:59, सॉरी गलती हो गई मालिक, 23:59, 11 बोल दिया, तो 23:59, तो ये रेंज के अंदर जितने लोग आए वो कंसिडर होंगे वो डेट में। हम लोग एज ए लेमैन क्या बोलते हैं कि ये डेट का रिकॉर्ड निकाल के दे, लेकिन वो डेट नहीं होता है, वो एक्चुअल में रेंज होती है। मेरी बात समझी? लॉजिकल जो मैं बोल रहा हूं तुमको। तो डेट के साथ हमेशा टाइम होता है,
डेट के साथ ऑलवेज टाइम रहेगा। कोई तुमको कोई बोल रहा है 4 तारीख का पूरा डेटा दिखा मेरे को, इसका मतलब उसका बोलने का क्या मतलब है पता है? 4 तारीख जब से शुरू हुई, 4 तारीख को 00 से लेकर 4 तारीख को 23, 59, 59 तक के बीच में जो भी रिकॉर्ड आया सब चाहिए मेरे को। तो तुम वहां पे कंडीशन में 4 तारीख नहीं लिखोगे, बल्कि तुम 2 तारीख के बिटवीन का डेटा निकाल के लेके आओगे, मतलब बैकएंड में जाके बिटवीन का डेटा लेकर आओगे। ये लॉजिक आगे तुमको काम आएगा, मैं बताऊंगा आगे के मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि डेट के साथ हमेशा टाइम एसोसिएट रहता है। इसकी वजह से बहुत सारे बग्स भी आते हैं, इस सेम यही चीज की वजह से। क्योंकि हम लोग सर्च करते हैं डेट पे और उसमें टाइम होता है, जब हम लोग खाली डेट लिखते हैं तो वो 00 टाइम लेता है, और हम लोग सर्च करते रहते हैं उसको, मतलब वो टाइम 00 लेता है और वो 2 बजे आया रहता है, तो वो रिकॉर्ड दिखता नहीं है। फिर बाद में हम लोग बोलते हैं तो 2 तारीख को आया है, फिर भी तुम्हारी क्वेरी में दिख नहीं रहा है, तुम्हारी रिपोर्ट में दिख नहीं रहा है, तुम्हारे पेज पे दिख नहीं रहा है, डेटा दिखता नहीं है। तो वो डेटा डेटा इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि डेवलपर जो है वहां पे रेंज क्वेरी की जगह इक्वल टू की क्वेरी फायर करता है। तो ये बग है। तो ऐसे बग्स तुमको बहुत सारे मिलेंगे, वो कहाँ पे है, कैसे रिजॉल्व करना है, क्या है, वो सब बताऊंगा मैं आगे। बस बस एक तुमको एक एक हिंट दे रहा हूँ या एक इंट्रो दे रहा हूँ कि तुमको सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखना है कि डेट के साथ ऑलवेज टाइम एसोसिएट रहेगा। ठीक है, तो ये एक डेटा टाइप है डेट टाइम। तो जो मैं तुमको यहाँ पे लिख के दिया था इनम और स्ट्रक्चर, तो डेट टाइम जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर आता है। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर है, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर ऑलरेडी है, मतलब डेट टाइम है और भी बहुत सारा है, लेकिन हम लोग को वो सब पे फोकस नहीं करना। हम लोग को सिर्फ ये समझ लेना है कि डेट टाइम मोस्ट वाइडली यूज डेटा टाइप है, तो इसके लिए मेरे को डेट टाइम क्रिएट करने आना चाहिए। समझ में आया? तो ये तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पे तुम्हारा डिस्कशन एंड होता है वेरिएबल और डेटा टाइप का। यहां तक किसी को कोई डाउट है? स्ट्रक्चर आगे, स्ट्रक्चर और इनम दोनों बाद में बताऊंगा। नहीं बताया, स्ट्रक्चर क्रिएट करने नहीं बताया, मैं सिर्फ तुमको बताया कि डेट टाइम स्ट्रक्चर है, लेकिन स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, स्ट्रक्चर का कंसेप्ट क्या है, स्ट्रक्चर वैल्यू टाइप है कि रेफरेंस, बहुत सारी चीज है उसके अंदर। तो वो आगे मैं बताऊंगा, इनम और स्ट्रक्चर दोनों साथ में। तो इसके लिए मैं बोला था ना कल के ये दो हम लोग अभी के लिए स्किप कर देंगे। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था शायद, बोला तो ये दो स्किप कर देंगे। वो तो डेट टाइम मेरे को इसके लिए बताना था क्योंकि अभी मैं कोड स्टार्ट करूंगा, तो मैं मेरे को डेट टाइम की जरूरत पड़ेगी, तुमको बताना पड़ेगा मेरे को डेट टाइम। तो इसके लिए मैं डेट टाइम तुमको एक्सप्लेन कर दिया कि आगे डेट टाइम हम लोग यूज करेंगे। तुम एक साथ पूरा नहीं खा सकते ना, तो थोड़ा थोड़ा जितना अभी कैपेबिलिटी है उतना मैं बताऊंगा, और तुम्हारे तुमको काम चलाओ डेवलपर तो बनाऊंगा पहले। जब पहले काम चलाओ डेवलपर बनोगे तब जाके फिर वो नाम वाले डेवलपर बनोगे। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। हाँ, एक ये अच्छा क्वेश्चन था कि लोग, तुमको क्या लगता है कॉन्टेक्ट नंबर के लिए कौन सा डेटा टाइप होना चाहिए? क्यों? नहीं, प्लस नहीं है, 10 डिजिट का नंबर है, तो कॉन्टेक्ट नंबर के लिए कौन सा डेटा टाइप रहेगा? एग्जैक्टली exactly, ये उसका आंसर था। क्योंकि ऐसा नहीं है ना मेरे कॉन्टेक्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर बनाना है मेरे को, ऐसा तो नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए कॉन्टेक्ट नंबर हमेशा स्ट्रिंग रहेगा, क्योंकि कॉन्टेक्ट नंबर इतने डिजिट्स का होता है, अगर तुम उसको लेने जाओगे तो तुमको लॉन्ग लेना पड़ेगा, और लॉन्ग कितनी साइज लेगा? 64 बिट, बराबर। तो उतना बड़ा डेटा टाइप हम लोग नहीं स्टोर करते, इंस्टीट्यूट उसके हम लोग स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं उसको। तो कॉन्टेक्ट नंबर हमेशा स्ट्रिंग रहेगा। जैसे तुम ब्लड ग्रुप का पूछे तो मेरे को कॉन्टेक्ट का याद आ गया, तो ब्लड ग्रुप भी स्ट्रिंग में आएगा, क्योंकि ब्लड ग्रुप में ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव है, तो एक से ज्यादा कैरेक्टर आ गया ना, प्लस साइन इज ऑल्सो नोन एज कैरेक्टर, तो 2 कैरेक्टर हो गया ए पॉजिटिव, या पॉजिटिव में प्लस वीई ऐसा भी करके अगर लिखा तब भी मल्टीपल कैरेक्टर्स हो गए। तो जब भी मोर देन 1 आएगा तो ऑलवेज स्ट्रिंग। और कुछ, और कोई डेटा किसके लिए? कैसे? बाइट किस में आता है? बाइट तो इंटीजर में है, ब्लड ग्रुप के लिए कहाँ इंटीजर यूज होता है? भाग गया है क्या? कौन पूछा? क्या ऑपरेटर? ऑपरेटर स्ट्रिंग में आता है, ये कैसा क्वेश्चन? यहाँ पे जो प्लस है वो तुम एज ए ऑपरेटर नहीं यूज कर रहे हो, एज ए कैरेक्टर यूज कर रहे हो। जैसे मैं इलॉन मस्क का लड़का हूं, मेरा नाम है फहद प्लस फैसल,
समझे? तो अब वो तुम इसके लिए तुम क्या क्रिएट करोगे? वो ऑपरेटर थोड़ी है, वो तो स्ट्रिंग है। इलॉन मस्क के लड़के का नाम क्या है, किसको मालूम है? हाँ, ये तो याद है उसको। कितने लोग को पता है इलॉन मस्क कौन है? एक दो। इधर तो हम लोग तो आउट है। स्ट्रिंग में सब लिख सकते हो तुम, चाइनीज भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो स्ट्रिंग के अंदर। एज इट इज दिखाना है वो स्ट्रिंग। जहां तुमको कैलकुलेशन करना है तब डेसिमल और इंटीजर। ऐसा कहाँ बोला मैं भाई, ऐसा मत बोल, इल्जाम लगा रहा है। कल तो बोला था उर्दू लिखना, उर्दू भी लिख सकते हो स्ट्रिंग में। चाइनीज, जापानीज, कोई भी कैरेक्टर तुम स्टोर कर सकते हो। लेटर का बोला मैं कल? नंबर्स भी, स्पेशल सिंबल भी, ऑल स्काई कैरेक्टर्स। अगर तुमको 10 एज ए स्ट्रिंग भी स्टोर करना है तो 10 एज ए स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो। 10 एज ए स्ट्रिंग लिखोगे, बीच में प्लस लिखोगे, तो जैसे 10 और फिर स्ट्रिंग में 20 और बीच में प्लस लिखोगे तो वो 10 और 20 30 नहीं करेगा, वो 1020 कर देगा उसको। ये थोड़ा कंफ्यूजन लोग को लग रहा है। ये देखो, बोलो कौन सा एसटीडी? स्ट्रिंग में आएगा ना वो। रोमन नंबर में तुम वी लिखते हो और फिर आई लिखते हो, तो वो स्ट्रिंग में आएगा वो भी। ये पूरा निकाल देता हूं मैं, ठीक है। अभी जैसे तुम बोले थे स्ट्रिंग के अंदर मैं ये लिखा, ठीक है, फिर दूसरी स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग में ये स्टोर कर सकता हूं मैं। अब मैं कंसोल डॉट राइट लाइन किया और यहां पे आके मैं लिखा नम प्लस नम टू। अब इसको मैं प्रिंट करके देखता हूं। अगर ये इंटीजर होता तो आंसर आता 30, लेकिन ये स्ट्रिंग है तो आंसर क्या आएगा? 1020। तो भले से वो नंबर है, लेकिन तुमने उसको एज ए स्ट्रिंग स्टोर किया तो वो एज ए स्ट्रिंग ही वर्क करेगा। है तो वो नंबर। ये समझे कि ये वो ऐसा क्वेश्चन करते कि मतलब मैं स्ट्रिंग में नंबर स्टोर कर सकता हूँ कि नहीं? स्ट्रिंग में तुम कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। मैं कहीं से चाइनीज कॉपी करके लाके चाइनीज भी पेस्ट कर सकता हूँ, बताऊं क्या? जापानीज लेता हूँ, जापानीज ज्यादा अच्छी दिखती है। अब देखो ये ना यहाँ तक रन हो गया, यहाँ तक चला गया, मेरे को वापस यहाँ लेके आना है इसको। यहाँ पे आने का, यहाँ पे आके सेट नेक्स्ट स्टेटमेंट, वापस आ जाएगा ये। और इसको क्लिक करोगे तो ये जो कोड चेंज की हो फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये कंसोल में नहीं दिख सकता, ये समस्या है। यहाँ दिखेगा, कंसोल में अस्काई कैरेक्टर के अलावा कुछ दिखता नहीं है। देखो यहाँ दिख रहा है, देखो दिख रहा है। कंसोल का प्रॉब्लम ये है कि कंसोल में इंग्लिश के अलावा कुछ और प्रिंट नहीं होता है। कंसोल में तुम चाइनीज, जापानीज, उर्दू, हिंदी, मराठी ये सब नहीं प्रिंट कर सकते। तुमको इसको प्रिंट करना रहेगा। हाँ, वेब में प्रिंट कर सकते हो तुम। तो अभी अगर ये एमवीसी की एप्लीकेशन होती तो ये प्रिंट हो जाता, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली हम लोग कंसोल एप्लीकेशन बनाया तो कंसोल उसको क्वेश्चन मार्क बोल के प्रिंट किया। क्योंकि हर एक एप्लीकेशन का एक कैरेक्टर सेट होता है। कैरेक्टर सेट मतलब जैसे अपना अभी जैसे हम लोग इंग्लिश की बात कर रहे थे, इंग्लिश के कैरेक्टर सेट में क्या है
26 लेटर्स, कैपिटल और स्मॉल, बराबर। तो ये कैरेक्टर सेट हो गया, इसके बाहर इंग्लिश में कुछ नहीं है, लेटर्स की बात कर रहा हूँ। तो वैसे हर एक लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट होता है। तो अपने जो सी शार्प है, सी शार्प के कैरेक्टर सेट के अंदर चाइनीज के कैरेक्टर नहीं आते हैं, और जो कंसोल एप्लीकेशन है उसमें चाइनीज के कैरेक्टर नहीं आते। तो तुम चाइनीज तुम स्ट्रिंग में तो स्टोर कर सकते हो, लेकिन वो हे नाम का वेरिएबल नहीं तुम बना सकते। जैसे कि मैं हे नाम का वेरिएबल बनाने के लिए जाऊंगा तो नहीं बनेगा। इसको बंद कर देता हूं मैं। वेरिएबल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेता हूँ। ये ऐसा बनाने के लिए गया मैं, तो ये नहीं, ये वर्क नहीं करेगा प्रॉपर। तो ये तो चल रहा है। तो ये लिखना पड़ेगा। ये तो चल गया है। चल गया। ये मेरे को नहीं पता। अभी वो मेरे को मालूम भी नहीं वो कौन सा कैरेक्टर है कौन सा नहीं है। अब वो स्काई सेट में आता है, लेकिन स्काई सेट में नहीं आता रहेगा ना, कौन सा अभी वो जापानीज में कौन सा कैरेक्टर है ये कौन बता सकता है। तो आइडियली ये है कि तुम कैरेक्टर सेट के हो सकता है ये कैरेक्टर सेट में होगा, इसके लिए चल रहा है, चल रहा है तो चल रहा है, मैं गलत वो सही। जो चल वो जो सामने दिख रहा है वो है, समझे क्या। तो अब हो सकता है ये सी शार्प के कैरेक्टर सेट के अंदर होगा, इसके लिए तो वेरिएबल देखो, वेरिएबल बन भी गया और उसमें वैल्यू टेस्ट प्रिंट भी हो गई। तो अगर जो जो भी कैरेक्टर सेट में है वो कैरेक्टर सेट जाके चेक करना पड़ेगा अपने को कि कौन से कैरेक्टर सेट में क्या क्या कितने कैरेक्टर्स वो ले सकता है। तो वो हो सकता है जो जापानीज कैरेक्टर है वो ऐड हो गया है, इसके लिए वो चल रहा है। तो जो भी कैरेक्टर सेट में है उसको तुम एज ए वेरिएबल यूज कर सकते हो। तो जो अपनी कंसोल एप्लीकेशन है ना, कंसोल एप्लीकेशन के कैरेक्टर सेट में जापानीज कैरेक्टर नहीं है, तो वो क्वेश्चन मार्क दिखाया वहां पर। समझ में आया क्या। तो तुम कोई भी जो स्ट्रिंग के अंदर तुम कुछ भी स्टोर कर सकते हो, कोई इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, लेकिन फिर तुम कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने 1020 लिखा, अब मैं कैलकुलेशन नहीं कर सकता हूँ उसको। मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ तो 1020 दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है वहां पे प्लस को ऑपरेटर को की दूसरी मीनिंग कंसिडर कर रहा है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओवरलोड का कुछ फंडा याद आ रहा है, यही पॉलीमॉर्फिज्म, यही प्लस है जो एडिशन के लिए यूज होता था, और यही प्लस यहाँ पे किसके लिए यूज हो जा रहा है, कॉन्कैटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए यहाँ पे यूज हो जा रहा है। तो मीनिंग जो है प्लस की बदल जाती है स्ट्रिंग के साथ में जब हम लोग उसको यूज करते हैं। तो यहां तक क्लियर है क्या बोला। ये डेटा टाइप और वेरिएबल, इसमें और कोई डाउट है डेटा टाइप में या वेरिएबल में। कंसोल में फिर ये प्रिंट होता है क्या, ए के ऊपर जब ऐसे वो मारता है नहीं आता है प्रिंट, एक्स स्क्वायर टाइप बोल रहे हो ना। नहीं नहीं, ए के ऊपर ऐसे नहीं स्पेशल, जैसे कभी ऐसे एक लाइन रहती, कभी डबल डॉट। अच्छा, वो इटालियन स्पेनिश कैरेक्टर, हाँ वो होता है कंसोल में प्रिंट। तो एज अ डेटा टाइप वेरिएबल का नाम दे। वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते उसको, स्पेनिश कैरेक्टर को वेरिएबल का इंग्लिश में नाम देके स्पेनिश कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हो, फिर उसको प्रिंट करोगे तो वो कंसोल में प्रिंट हो जाता है। क्योंकि वो मैं देखा हूँ स्पेनिश कैरेक्टर होता है, क्योंकि यूएस में ना बहुत सारे लोग का नाम जो है वो स्पेनिश टाइप का है। तो हम लोग का जो डेटाबेस आता है ना यूएस वाला, उसमें मैं ब्लैक स्क्रीन पे उसको प्रिंट करके देखा हूँ तो वो होता है। मतलब वो मैं टेस्ट किया हूँ, इसके लिए बता रहा। अब ये किस पे डिपेंड करता है पता है तुम्हारा, कंसोल किसका है, विंडोज 7 का है, विंडोज 10 का है, विंडोज 11 का है, कि लाइनेक्स का कंसोल है, कि कोई और सिस्टम का कंसोल है। क्योंकि जहां प्रिंट हो रहा है उसके पास भी तो कैपेबिलिटी होना चाहिए ना वो कैरेक्टर रेंडर करने की। लैंग्वेज तो दे देंगे, अपन अपन गारंटी लैंग्वेज की ले सकते हैं, अपन गारंटी क्लाइंट के कंसोल की नहीं ले सकते। मेरी बात समझी मैं क्या बोला। मैं सॉफ्टवेयर बनाया, मैं विंडोज 11 यूज करता हूँ, मेरे इधर प्रिंट हो रहा है। इसको दिया ये विंडोज 10 यूज करता है, इसके कंसोल में नहीं चलेगा। वो विंडोज 7 यूज करता है, उसके कंसोल में हो सकता है चल जाए और हो सकता है नहीं भी चले। तो तुम गारंटी लैंग्वेज की ले सकते हो जहां तुम कोड कर रहे हो, लेकिन तुम गारंटी क्लाइंट के पीसी की नहीं ले सकते हो कि क्लाइंट ये कॉन्फ़िगरेशन का पीसी यूज करेगा या क्लाइंट ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेगा। मैं तुमको सॉफ्टवेयर बना के दिया, तुम विंडोज 10 में चलाओगे, 7 में चलाओगे, कि विंडोज एक्सपी में चलाओगे, ये मेरे अंडर में नहीं है ना। मैं तो तुमको दे दिया, भले से मैं विंडोज 11 में बनाया हूं उसको। तो मैं क्लाइंट के पीसी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, और वो
जो कंसोल है वो क्लाइंट के ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, हमारे लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। मेरी बात समझे मैं क्या बोला? तो वो उसको हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ ये है कि मेरे कंसोल में स्पेनिश कैरेक्टर चलता है, मैं चेक किया हूँ पहले भी। सर ये इशू रिजॉल्व कैसे होगा? कौन ये इशू ही कहाँ है? मतलब जैसे विंडोज 7 और 10 का बताया ना, इसमें सर्वर solution। ये इशू नहीं है, ये तो मतलब डिफरेंट सिस्टम लोग यूज कर रहे हैं। तुम ज्यादा से ज्यादा क्या बोल सकते हो? अपना सॉफ्टवेयर बेचोगे तो उसको बोल सकते हो कि दिस सॉफ्टवेयर विल वर्क बेस्ट इन विंडोज 7 प्लस और विंडोज 10 और विंडोज 11। ऐसा कॉम्पेटेबिलिटी तुम दे सकते हो, कॉम्पेटेबिलिटी डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं, वो कॉम्पेटेबिलिटी डॉक्यूमेंट तुम ज्यादा से ज्यादा दे सकते हो। लेकिन फिर भी तुम गल्फ वगैरह में जाओगे, आज भी लोग विंडोज एक्सपी यूज करते हैं। तुम कैसे रोकेगे उन लोगों को? मतलब कैसे तुम्हारा कैसे क्लाइंट पे कंट्रोल रहेगा? बनाना है तो मैं भी वही पे बनाऊंगा ना। नहीं तुम क्यों पीछे जाओगे? तुम या तो कॉम्पेटिबिलिटी इशू तुम रिजॉल्व करोगे, मतलब ऐसे कैरेक्टर्स को यूज करोगे जो उनके सिस्टम में चले, या तो फिर क्लाइंट को बोलोगे सिस्टम बदल। ये इशू मतलब ये है नहीं, और ये उसका रेजोल्यूशन भी नहीं है, मैं ऐसा बोलूंगा मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से ना। ये अब तुम सामने लोगों को बोल रहे हो, क्लाइंट का पीसी को बोल रहे हो बदल दे, तो कोई रेजोल्यूशन थोड़ी हुआ। और क्या ही बोल पाओगे उससे ज्यादा तुम क्लाइंट को? तो ये सब प्रॉब्लम लेकिन डेस्कटॉप में होता है। हम लोग जो टारगेट करते हैं वो वेब एप्लीकेशन है। तो वेब एप्लीकेशन में तो सर्वर अपना होता है ना, वो तो ब्राउजर में देखेगा। मेरी बात समझे? सर्वर तो अपना है। विंडोज 11 चाहिए 11 डालो, 7 चाहिए 7 डालो, एक ही तो सर्वर रहने वाला है। ये तो सर्वर का बताया था ना पहले मैं, हाई कॉन्फ़िगरेशन पीसी होगा जो 24 आवर्स रनिंग रहेंगे, तो वो मेरे ऊपर है ना, उसमें विंडोज 7 डालू 8 डालू, कॉन्फ़िगरेशन क्या लूं। ये जो इश्यूज जो आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं अभी? क्योंकि ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है ना, कंसोल। तो इसके लिए तुम लोग को ऐसा रियलाइज हो रहा है कि क्लाइंट ये यूज करेगा, क्लाइंट वो यूज करेगा। हम लोग के केस में क्लाइंट ब्राउजर यूज करेगा। मैं हमेशा टारगेट किसको करूंगा? ब्राउजर को। अब ब्राउजर को मतलब किसको? HTML को। HTML में जो चलेगा वो चलेगा, जो नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा। जो चलता है वो पूरी दुनिया में चलेगा, HTML5 में। नहीं चलने वाली चीज नहीं चलेगी, कोई तुमको क्लेम ही नहीं कर सकता कि भाई वो वेबसाइट में ये चीज दिख रही है, इसमें क्यों नहीं दिख रही है। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? नहीं दिखेगा, इमेज बना के डालोगे, इमेज बना लोगे, इमेज स्पेनिश कैरेक्टर का इमेज बनाओगे, डाल दोगे वेबसाइट पे। इमेज तो दिखता है ना हर जगह, तो ऐसा चलेगा। तरीका हर चीज का, सॉल्यूशन हर चीज का है, ये समझ लो। वो एक्चुअल में प्रॉब्लम है कि कहीं दिख रहा है और तुम्हारे सिस्टम में नहीं दिख रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। फिर उसको तो रिजॉल्व कर सकते हो तुम। समझे मैं क्या बोल? हम लोग जो टारगेट करेंगे तो ब्राउजर को टारगेट करेंगे, और कुछ। बस खत्म। ठीक है। Boolean का सर क्या बताऊं? क्या Boolean का सर क्या होता है? बूलियन का? जैसे इंटीजर कैरेक्टर रहेगा वैसे बूलियन भी रहेगा। यहाँ पे बूल लिखना है तुमको, एक वेरिएबल लेना है। ले लेता हूँ इज एक्टिव। इज एक्टिव मतलब एक्टिव है कि नहीं है। अगर एक्टिव है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो मैं इज एक्टिव ट्रू बोला मतलब एक्टिव है। जितने भी जब भी बूलियन वेरिएबल लोग है ना, तो उसके आगे हम लोग लगाते हैं इज। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, ये जो है कन्वेंशन है। ठीक है, मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक वही पे आ रहा हूं, मैं बताता हूं। ठीक है, ये समझा बूलियन? क्वेश्चन का आंसर हो गया? और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है यहाँ पे कि मैं वेरिएबल का नाम क्या दूं, क्या क्या कैरेक्टर को वेरिएबल में मैं इंक्लूड कर सकता हूं। मतलब वैलिड वेरिएबल का नाम मैं क्या क्या ले सकता हूं। तो इसमें दो चीज आती है, एक आता है रूल और एक आता है कन्वेंशन, जो तुम एक बार बहुत पहले क्वेश्चन कर रहे थे। मैं बोला आगे ये टॉपिक सी शार्प में आएगा, मेरे को याद है तुम्हारा क्वेश्चन। ठीक है, तो एक एक तो तुम्हारा एक होता है रूल और एक होता है कन्वेंशन। रूल तुमको फॉलो करना ही पड़ेगा, मतलब वो नहीं फॉलो करोगे तो कंपाइलर एरर दे देगा तुमको। और कन्वेंशन ऐसी चीज है कि अपने बाप दादा फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। और हमारे बाप दादा कौन? डेनिस रिचार्ड, जो सी के इन्वेंटर है ना, जॉर्ने स्ट्रप, माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपर्स, जो बेस्ट प्रैक्टिस बना के गए हैं, वो लोग हैं अपने आबा व अजदाद एज ए प्रोग्रामर।
मेरी बात समझी मैं क्या बोला? तो उन लोग जो फॉलो करते आ रहे हैं वो हम लोग फॉलो करेंगे। कैसे मालूम पड़ेगा उन लोग कौन फॉलो कर रहे हैं? तो उन लोग ने एक कन्वेंशनल गाइड बना के रखी है। कन्वेंशन समझता है ना किसको बोलते हैं? रस्म रिवाज। शादी में हल्दी, बाप को लगी थी बेटा भी लगाएगा, लेकिन उसके बगैर शादी नहीं होगी ऐसा नहीं है। समझ में आया? तो वो कन्वेंशन हो गया। रूल जिस जो कंपलसरी करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो रूल क्या है वो समझ लो, कन्वेंशन बाद में बता दो। रूल ये रहेगा कि तुम्हारा वेरिएबल का नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। क्या बोला मैं? तुम्हारे वेरिएबल का नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। अब आ जाते हैं नेमिंग कन्वेंशन के, नेमिंग के पार्ट के ऊपर। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नम वन लिया हूं, अगर मैं इसको नम टू लिया हूं, इसको टू नम ऐसा ऐसा लिखूंगा ना, तो ये एरर देगा। मेरी बात समझ में आई? तो वेरिएबल का नेम पहला रूल, सबसे इंपॉर्टेंट रूल, नंबर से कभी स्टार्ट नहीं होगा वो। मेरी बात समझी? तो नम वन लिख सकते हो, वन नम नहीं लिख सकते। तो ये पहला रूल हो गया। ठीक है, और इसके अंदर कुछ स्पेशल सिंबल्स तुम इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि अंडरस्कोर, डॉलर। हाँ, स्टार्टिंग में अंडरस्कोर आ सकता है, नंबर से नहीं स्टार्ट हो सकता, स्पेशल सिंबल से होगा। ठीक है, डॉलर, डॉलर तो अंडरस्कोर था, और एक क्या था, दो था। मैं चेक कर लेता हूँ ना। कोई दो कैरेक्टर है वो याद नहीं आ रही। देखो, हाँ ये आ गया, अंडरस्कोर आ सकता है, लेटर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, हाँ, नहीं, एक ही स्पेशल सिंबल है। कोई भी स्पेशल सिंबल तुम यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट अंडरस्कोर। तो मतलब अंडरस्कोर शुरू में भी लगा सकते हो, अंडरस्कोर मिड में भी लगा सकते हो, अंडरस्कोर एंडिंग में भी लगा सकते हो। नंबर जो है तुम कहीं भी ऐड कर सकते हो, एक्सेप्ट स्टार्ट में तुम नंबर ऐड नहीं कर सकते। कैरेक्टर्स में देखो, जो मैं तुमको बोल रहा था ना, ये जापानीज कैसे काम कर गया पता नहीं मेरे को, लेकिन देखो ऑनलाइन भी वही चीज बोल रहा है। ये बोल रहा है कि आइडेंटिफायर में कंटेन यूनिकोड लेटर्स, मतलब यूनिकोड कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, मतलब एबीसी जो इंग्लिश के नंबर्स है वो यूनिकोड, तो यूनिकोड लेटर्स ही वो सपोर्ट करेगा, डिजिट को सपोर्ट करेगा। यूनिकोड कनेक्टिंग कैरेक्टर्स मतलब अंडरस्कोर हो गया तुम्हारा, यूनिकोड कनेक्टिंग कैरेक्टर्स, और इनके कॉम्बिनेशन को भी सपोर्ट करेगा। अब वो इसके लिए कर लिया होगा, हो सकता है कि जो कन्वर्ट होने के बाद जापानीज कैरेक्टर बना है वो यूनिकोड में आता रहेगा, वो अपन को समझ नहीं सकते वो यूनिकोड में आता है कि नहीं, लेकिन ये बेस रूल है कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। ठीक है, तो तुमको नंबर, तो तुमको क्या नहीं चलेगा खाली वो याद रखना है, बाकी तो कुछ भी लिखो तो वो एरर तो देगा ही देगा। तो तुमको नंबर स्टार्टिंग में नहीं लिखना है, ये एक चीज ध्यान रखना बस। बाकी तुम कुछ भी लिखो, तब वो वैल्यू वो ले लेगा। और तुम स्पेशल सिंबल्स नहीं लिख सकते, मतलब एट द रेट हो गया, डॉट हो गया, स्टार हो गया, समझ लो ना, ब्रैकेट हो गया, ब्रैकेट, ये नहीं लिख सकते। ये समझा? और क्या नहीं लिख सकते? तुम कोई ऐसा वर्ड नहीं लिख सकते जिसकी सी शार्प में पहले से कोई मीनिंग हो। ठीक है, जैसे इफ की कोई ऑलरेडी एक मीनिंग है, इफ की एक मीनिंग है, वो क्या मीनिंग है वो आगे मैं बता दूंगा। जैसे कि इंट, इंट की ऑलरेडी मीनिंग है ना। अभी हम लोग देखें, इंट डेटा टाइप के लिए यूज होता है, उसको तुम एज ए आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते, मतलब एज ए वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकते। तो अगर मैं ऐसा लिखूं, ऐसा लिखने का ट्राई करूं, लाइक यहाँ पे नम और इसके वेरिएबल का नाम इंट, तो ये एरर देगा, ये बोलेगा भाई इंट तो डेटा टाइप है। बराबर, तो जिसकी भी, तो ये खाली खाली डेटा टाइप में सीमित नहीं है, ये हर पूरे सी शार्प में जितने भी वर्ड्स है जो रिजर्व्ड है, सी शार्प में जितने भी वर्ड्स है जो रिजर्व है, जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, सिंगल हो गया, डबल हो गया, इफ हो गया, फॉर हो गया, वाइल हो गया, फॉर ईच हो गया, ब्रैकेट्स हो गए,
जो ऑलरेडी दूसरे प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट दूसरे काम के लिए बने, उसको तुम वेरिएबल नाम में यूज नहीं कर सकते। समझा मैं क्या बोला? तो देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। नंबर तुम पहले नहीं ले सकते, स्पेशल सिंबल नहीं ले सकते, मतलब स्टार, ब्रैकेट, बराबर, ये सब नहीं ले सकते। हाँ, स्पेशल सिंबल में एक स्पेशल सिंबल ले सकते हो, अंडरस्कोर। ठीक है, इसको एक्सेप्शन में डाल के बात कर रहा हूं मैं। तो तुम स्पेशल सिंबल नहीं ले सकते, अंडरस्कोर को छोड़ दो अलग से। इसके अलावा तुम ऐसे कोई वर्ड नहीं ले सकते वेरिएबल नेम के अंदर जो ऑलरेडी सी शार्प में है, यूज होते हैं। इफ, फॉर, इंट, कैर, फ्लोट, सिंगल, डबल, डेसिमल, ये सब की अपनी मीनिंग है ना ऑलरेडी। तुम उसको एज ए वेरिएबल नेम नहीं लिख सकते। ठीक है, तुमको स्पेलिंग चेंज करना पड़ेगा या उसके आगे अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। अगर मेरे को इंट ही लेना है, इंट ही लेने पे मैं तुल गया हूं, मेरे को इंट ही लेना है, तो यहाँ पे आके मैं ये कर सकता हूँ, अंडरस्कोर लगा दूंगा, तो अब ये वर्क करेगा। समझ में आया? तो हम लोग उसके लिए अंडरस्कोर एक टेक्निक रखे, अंडरस्कोर लगा के उसको चेंज कर देंगे, लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं ले सकते। बोलो। नहीं नहीं, स्पेशल सिंबल कहीं वर्क नहीं करेगा, कोई सा भी। मैं डॉलर का चेक कर रहा था, डॉलर जो है क्या, हाँ वो जावास्क्रिप्ट में होता है। तो इसके लिए पहले मैं लिखा, फिर चेक किया, फिर जाके गूगल किया, फिर उसके बाद बोला। तो अपने हवा में बात करके मतलब नहीं है, जो है वो, मतलब जो दिख रहा है वो सही है, मैं जो बोलूं वो सही नहीं है। मैं हमेशा क्या बोलता हूं, मेरे पे ही भरोसा मत करो, जो तुमको सामने विजुअल स्टूडियो बोलेगा उस पर भरोसा करो। हो सकता है मैं कुछ गलत बोल दूं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में जो है वो डॉलर वेरिएबल में चलता है। ये इसके लिए मैं डॉलर लिख के 2 बार ऐसा कट किया, फिर उसके बाद तुम बोला नहीं सिर्फ अंडर स्कोर है। तो सी शार्प में सिर्फ अंडर स्कोर है, जावास्क्रिप्ट में डॉलर अंडर स्कोर दोनों है। तो वो इसको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते हैं, फिलहाल जावास्क्रिप्ट को साइड में रखते हैं, और हम लोग जावास्क्रिप्ट भी आएगा आगे तो जब बताऊंगा। तो यहाँ पे जो है मेरे को, मैं सिर्फ अंडर स्कोर लिख सकता हूँ स्पेशल सिंबल में, बाकी कहीं पे मैं कोई स्पेशल सिंबल नहीं लिख सकता। ठीक है, तो स्पेशल सिंबल नहीं लिख सकता हूँ, रिजर्व वर्ड नहीं लिख सकता हूँ, नंबर को पहले नहीं लिख सकता हूँ। ये 3 रूल है, दैट्स इट। और जो लिखूंगा वो यूनिकोड कैरेक्टर सेट में होना चाहिए। अब यूनिकोड कैरेक्टर सेट क्या है वो जाके गूगल कर लेना। ठीक है, एक लिस्ट है कि इतने इतने कैरेक्टर्स आ सकते हैं, स्पेशल सिंबल को छोड़ना पड़ेगा यूनिकोड कैरेक्टर में से। वो तो वो तुम्हारे इंग्लिश के नंबर्स, इंग्लिश के लेटर्स ही है, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये क्लियर है रूल्स का? रूल्स का क्लियर है? किसी को ऐसा है जो, हाँ स्मॉल कैपिटल दोनों यूज कर सकते हो, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, जो टोटल 26 लेटर्स है वो सब तुम यूज कर सकते हो। पूरा कैपिटल भी लिख सकते हो, पूरा स्मॉल भी लिख सकते हो, रूल नहीं टूटेगा उससे। टूटेगा तो टूटेगा कन्वेंशन, जो अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक में बताने जा रहा हूँ, वो बता रहा हूँ। यहां तक समझा रूल्स क्या है? लोग बोलते हैं ना वेरिएबल नेम क्या लेना है, एरर देगा नहीं देगा, तो स्पेशल सिंबल ऐड नहीं करना है उसके अंदर, और नंबर को पहले नहीं लेना है तुमको, और रिजर्व वर्ड को नहीं लेना है। रिजर्व वर्ड मतलब समझ गए? रिजर्व वर्ड जो ऑलरेडी सी शार्प में ऑलरेडी कोई काम के लिए है, इफ जैसे है, इन जैसे है, ऑलरेडी है, और अगर वही वर्ड लेना ही है तो उसके आगे अंडरस्कोर तुम लगा के उसको यूज कर सकते हो। ये चीज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक अपना है वो है कन्वेंशन। अब कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन ये है कि वेरिएबल के रूल्स को तो फॉलो करना ही है, उसके अलावा कन्वेंशन ये है कि जो बड़े बड़े डेवलपर लोग जैसा नाम लिखते हैं ना, वैसा नाम हम लोग लिखेंगे। तो पहला कन्वेंशन है कि नेम तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। सेल्फ डिस्क्रिप्टिव नेम तुमको लिखना है। सेल्फ डिस्क्रिप्टिव मतलब वो वेरिएबल पढ़ते साथ ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये किस काम के लिए बना हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने 5 वेरिएबल क्रिएट किया, आई, जे, के, एल, एम। ठीक है, तुम कोड कर रहे हो, तुमको समझ में आ रहा है आई में तुमने फर्स्ट नेम स्टोर किया है, जे में तुमने लास्ट नेम, फिर मिडल नेम, और फिर उसके बाद के में एज स्टोर किया है, और ऐसा किया है। तो ये तो तुम्हारे दिल की बात है ना, आई में फर्स्ट नेम है, तुम तो कोड लिख के चले जाओगे, 2 दिन के बाद कोई और आएगा बोलेगा आए, अरे आए में क्या है, फिर वो डिबग करेगा, फिर वो चेक करेगा। तो आए से समझ में आ रहा है क्या उसके अंदर फर्स्ट नेम है, जे से समझ में आ रहा है क्या उसमें लास्ट नेम है। मेरी बात समझ गई? तो नाम तुम्हारा ऐसा होना चाहिए, फर्स्ट नेम स्टोर करना है तो फर्स्ट नेम नाम का ही वेरिएबल लो, दैट इज कॉल्ड सेल्फ डिस्क्रिप्टिव नेमिंग कन्वेंशन। ऐसा नहीं है कि आई लिखने से वेरिएबल नहीं बनेगा, डेटा नहीं होगा, सब होगा, रूल में है तो होगा, लेकिन कन्वेंशन ब्रेक हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या ब्रेक हो रहा है?
कन्वेंशन समझिए, कन्वेंशन रूल में मतलब कोड तो चल जाएगा, लेकिन वो कोड क्या ही काम करेगा जो किसी को समझ ही में नहीं आएगा। आई जे के ऐसे लेते हैं ना हम लोग कॉलेज में वेरिएबल, आई जे के एल एम एन, खत्म हो गया वापिस से एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो कोड करते हैं जब कॉलेज में, तो ऐसी वेरिएबल हम लोग कौन कौन ऐसी वेरिएबल यूज किया है? मतलब मेरे ख्याल से हर आईटी वाला यूज किया रहेगा। आई जे के हम लोग खुद ही आई जे, 3 लूप लगा, आई जे के, वे खत्म हो गया, एल एम एक्स वाई से स्टार्ट कर, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड डब्ल्यू वापिस से। तो वो वैसा पता नहीं कि वो टीचर लोग ही वैसा सिखाए रहते हैं शुरू से, तो वैसे ही दिमाग में आता है अपने को कोड करने, लेकिन वो कोड पढ़ने के काबिल नहीं रहता। मतलब बाद में नहीं समझता आई में क्या है, जे में क्या है, के में क्या है, किसमें कौन सी वैल्यू आ रही है, काउंटर किसमें चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता चलता है। तो वो कोड यूजलेस कोड रहता है। क्यों पता है? क्योंकि कन्वेंशन ब्रेक हो रहा है। कोड तो चल जाता है, आउटपुट भी आ जाता है, प्रैक्टिकल में मार्क्स भी मिल जाता है अपने को, लेकिन वो कोड बाद में पढ़ने के बाद किसी के काम का नहीं रहता वो कोड। तो वेरिएबल जो नेमिंग कन्वेंशन है, नेमिंग कन्वेंशन जो है हमेशा कैसा लोगे, नेमिंग कन्वेंशन हमेशा तुमको ऐसा लेना है कि जो समझ में आए। तुम लोग मेरे मतलब अभी तो तुम लोग देखे नहीं कोड करते हुए, मतलब मेरे को कभी कोड करते हुए देखोगे मैं इतने बड़े बड़े वेरिएबल के नाम लेता हूँ, लोग बोलते हैं इतना बड़ा बड़ा नाम क्यों ले रहा है? जो उसके मीनिंग है ना उसको पूरा उसमें लिख देने का। मतलब गेट डेटा फ्रॉम डेटाबेस, तो उसको पढ़ के ही समझ में आ गया कि इसमें जो डेटा आया रहेगा वो डेटाबेस से है। मेरी बात समझी? वेरिएबल का नाम क्या लिया? गेट डेटा फ्रॉम डेटाबेस, गेट नेम फ्रॉम डेटाबेस। अब इसको किसी को समझाने की जरूरत है क्या ये वेरिएबल पढ़ने के बाद, कि इसमें क्या है? नाम है, कहां से आया है? डेटाबेस से आया है। दो डेटाबेस है तो गेट डेटा, गेट नेम फ्रॉम एसक्यूएल डेटाबेस, और डिस्क्रिप्टिव हो गया। तो मैं कभी कभी और ज्यादा बड़ा लिख देता हूँ, ताकि इससे क्या होता है फायदा? इससे फायदा ये होता है कि तुम्हारा कोड कोई पढ़ेगा ना उसको ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा तुमको। अब वही की जगह मैं आई लिखूं तो मेरी बात समझ में आई क्या? जे के, कुछ कुछ लोग तो शॉर्ट में भी लिखते हैं, गेट डेटा ना तो जी डी बी एस क्यू एल। अबे वो क्या है, तेरे दिल का बात किसको समझ में आएगी? तो वो शॉर्ट शॉर्ट नेमिंग कन्वेंशन नहीं लिखना। मतलब मैं जितना मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो किया हूं उसमें तुमको शॉर्ट नेम नहीं लिखना है। स्टूडेंट भी लिखना है तो स्टूड नहीं लिखोगे, स्टूडेंट पूरा लिखोगे। स्टूड नहीं लिखोगे, कस्टमर को कस्ट नहीं लिखोगे, कंपनी को सीओ नहीं लिखोगे, कंपनी लिख लो पूरा अच्छे से। मेरी बात समझी? तो जितने भी वेरिएबल्स लिखोगे वो सेल्फ डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, पहला कन्वेंशन। दूसरा कन्वेंशन, जितने भी लोकल वेरिएबल रहेंगे, लोकल वेरिएबल वो स्टार्ट होंगे अंडरस्कोर से। जितने भी लोकल वेरिएबल, अब लोकल वेरिएबल होता क्या है, लोकल वेरिएबल क्या है, ग्लोबल वेरिएबल क्या है, लोकल ग्लोबल बोलते किसको है? तो मैं लोकल और ग्लोबल के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कोड वाइज, ठीक है? तो क्योंकि अभी क्लास नहीं आया, कोड नहीं आया, तो लोकल ग्लोबल मैं बता नहीं पाऊंगा इसके लिए, लेकिन एक चीज थोड़े टाइम के लिए रट लो, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा उसको कि लोकल वेरिएबल क्या है, ग्लोबल है। जितने भी लोकल वेरिएबल रहेंगे वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होंगे, ठीक है? और कौन सा नोटेशन है? हाँ, वेरिएबल नेम जो आइडेंटिफायर नेम हमेशा पास्कल नोटेशन फॉलो करेगा। पास्कल नोटेशन किसको पता है? पास्कल नोटेशन एक, पास्कल नोटेशन दो नोटेशन होता है, कि पास्कल नोटेशन होता है और एक कैमल नोटेशन होता है। क्या है पास्कल, क्या है कैमल? पता है? उल्टा बोल। सारा फर्स्ट लेवल जो बड़ा रहता है वो पास्कल रहता है, और जो फर्स्ट और सेकंड थर्ड वो वो कैमल रहता है। कैमल के अंदर कैमल नोटेशन देखो, मैं लिख के बताता हूँ यहाँ पे कैमल नोटेशन पास्कल नोटेशन क्या है, ये देखो। अभी जो अपने बात की तो लोकल रहेंगे, बोलो ना, सुन रहा हूँ मैं। लोकल जो रहेंगे कन्वेंशन आप बोलते हो ना, लोकल और लोकल वेरिएबल कन्वेंशन है, जरूर अंडर स्कोर से लिखना, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं अंडर स्कोर से नहीं लिखोगे तो कोड नहीं चलेगा, कोड तो कन्वेंशन। पास्कल लैंग्वेज भी हुआ करती है, पास्कल लैंग्वेज ठीक। वो सब लो लेवल में जब तक बता रहे थे, क्या लो लेवल में आती है ना पास्कल, लो लेवल में? मशीन लैंग्वेज। ओके, देखो एक है कैमल नोटेशन और एक है पास्कल नोटेशन। कैमल नोटेशन क्यों कैमल नोटेशन बोलते हैं? कैमल नोटेशन गूगल करोगे ना तो वो देखो, एक ऊंट आता था जिसमें ऐसा दो कोहान रहता था, पता है?
एक छोटा एक बड़ा। तो वो नोटेशन एक्चुअल में बना हुआ है, मैं तुमको डायग्राम दिखाता हूँ। ये दिखा, दैट इज कॉल्ड कैमल केस। अब ये देखने के बाद तुम कभी भूलोगे ही नहीं। इसमें क्या होता है, फर्स्ट लेटर जो फर्स्ट जो वर्ड होगा ना पूरा, वो पूरा स्मॉल रहेगा। तो देखो जो कैमल लिखा है ना, वो क्या है, स्मॉल। और फिर उसके बाद इसके बाद जितना भी वर्ड आएगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो अगर मेरे को कैमल नोटेशन के अंदर मेरे को लिखना है गेट डाटा, कैमल नोटेशन में मेरे को लिखना है गेट डाटा, तो मैं कैसे लिखूंगा, गेट डाटा फ्रॉम डेटाबेस। समझ में आया क्या, ये नेमिंग कन्वेंशन समझा, ये क्या है, फर्स्ट लेटर, तो इसको बोलते हैं हम लोग कैमल। अब यही पास्कल में आएगा तो जी भी कैपिटल हो जाएगा। ऑल वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल है तो वो पास्कल है। कैमल में वो इमेज दिखा दिया तो वो जिंदगी भर याद रहना चाहिए कैमल का क्या है। तो कैमल में फर्स्ट वर्ड पूरा स्मॉल रहेगा। तो तुम लोग कोड देखोगे ना, तो ऐसा तुमको बहुत वर्ड दिखेगा कोड के अंदर, गेट डाटा, गेट पीओसी, ये वो। तो ये जो है, जितने भी वेरिएबल्स है वो कैमल नोटेशन में आते हैं। जितने भी फंक्शन और क्लास का नेम है, फंक्शन और क्लास का नेम है, वो पास्कल नोटेशन में आता है। सी शार्प में ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी होने वाली चीज है। जावा में ये अलग है, जावा स्क्रिप्ट में ये अलग है। तो ये जो जो मैं तुमको रूल बता रहा हूँ, ये सी शार्प के लिए बता रहा हूँ। जितने भी वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, वेरिएबल्स जो रहेंगे वो कैमल नोटेशन, और जितने भी फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम और क्लास नेम, जो क्लास समझता है, क्लास जो हम लोग बनाते हैं, ठीक, क्लास नेम वो रहेगा पास्कल नोटेशन में रहेगा। तो अगर मेरे को एक क्लास बनाना है पर्सन डाटा, तो उसको मैं ऐसा लिखूंगा। लेकिन मेरे को एक वेरिएबल बनाना है पर्सन डाटा, तो उसको मैं ऐसा लिखूंगा। मेरी बात समझ में आई? आधा आईटी वालों का 2 साल तो यही समझने में निकल जाता है कि क्या कैपिटल लिखना है, क्या स्मॉल लिखना है। समझे? इसके लिए वो लोग बोलते हैं कि टेंशन नहीं चाहिए, IJK। समझे क्या? तो बोले वो कैपिटल स्मॉल वाला मसला ही खत्म कर देता हूं मैं IJK से। तो ये समझा, ये क्या है। तो जितने भी वेरिएबल्स होंगे, जितने भी वेरिएबल तुम क्रिएट करोगे, वो हमेशा क्या रहेंगे, कैमल नोटेशन में रहेंगे। और जितने भी क्लास फंक्शन का नेम जो होगा वो पास्कल में रहेगा। बराबर। तो अभी अगर हमने कोड देखूं, यहाँ पे जो कोड मैं नहीं लिखा हूं, जो जनरेटेड कोड है, उसकी तरफ जाके देखूं, तो ये मेरा मेन प्रोग्राम है। इसमें ये फंक्शन का नेम है, कौन से नोटेशन में है, पास्कल। ये क्लास का नेम है, कौन से नोटेशन में है, ये डेटा टाइप है, ये ARGS वेरिएबल का नेम है, कौन से नोटेशन में है। ये तो उन लोग ही फॉलो कर रहे हैं ना, ये मैं तो कोड किया नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो खुद ये चीज फॉलो करता है। तो तुमको देखकर भी समझ में आ जाएगा कोड के, ये पूरा स्मॉल लिखा है मतलब ये वेरिएबल है, ये कैपिटल लिखा है मतलब ये क्लास का नेम है। मेरी बात समझ में आई? किसको समझा ये, किसको किसको समझा? एक दो नहीं समझा सुफिया? ओके रुको, और समझा? मोहम्मद, हंजला, थोड़ा थोड़ा क्या होता है, थोड़ा या तो होता है या तो नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा क्या है, नहीं समझा मतलब? सायम नहीं समझा, पीछे तुम्हारा नाम भूल गया मैं, तुम्हारा तुम्हारा हाँ, दानिश। हाँ। एश, चुप बैठो, पहले तुम लोग बोल लो, फिर मैं, उसकी आवाज ही नहीं आ रही है, दब जा रही है। बोल भाई बोल। बराबर, कहाँ है? अरे ये वेरिएबल नेम है खाली भाई, ये वेरिएबल नेम है, ये तो डेटा टाइप है ना, स्ट्रिंग तो डेटा टाइप है ना। ये वेरिएबल नेम है, एक ही वर्ड है ना, ये एक ही वर्ड है। दूसरा वर्ड होता तो पहला कैपिटल हो जाता, अभी दूसरा है ही नहीं अनफॉर्चुनेटली, इसके लिए वो नहीं है। अगर कुछ होता तो यहाँ पे कैपिटल में आता।
फराज समझा? फराज को तो एकदम जलवा समझ रहा है। मैप कर रहे हो ना जावा स्क्रिप्ट से इसको, है ना? असरार, असरार समझा? क्या बोले? समझा नहीं क्वेश्चन ने। कोड तो चलेगा, कोड चलेगा, कन्वेंशन है ना, रूल अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तो तब तुम्हारे कोड में एरर आएगा। चलेगा का मतलब क्या होता है? अभी देखो, चलेगा का मतलब दो होता है, ठीक है? एक तो कोड चलेगा कि नहीं चलेगा, और दूसरा है कंपनी में चलेगा कि नहीं चलेगा। कोड तेरा चल जाएगा लेकिन कंपनी में नहीं चलेगा तू। तो फिर वो अलग बात हो जाएगी। मेरी बात समझी ना? चलेगा मतलब कोड तो चल जाएगा, ऑब्वियस है, लेकिन मत करो ऐसा, मतलब मेरा बोलना ये है। समझ में आ रहा है? नहीं? क्या समझ? मेरे को डिस्प्ले डाटा एक वेरिएबल बनाना है, तो कैसे लिखूंगा? एग्जैक्टली, परफेक्ट, वेरी गुड, सही था आंसर। ठीक है, डिस्प्ले डाटा मेरे को क्लास बनाना है, तो क्या लिखूंगा? हंजला। रुको रुको रुको, अच्छा हाँ, तेरे को तो समझा ही नहीं, बोले यार मैं समझा नहीं, बोला तब भी मैं से ही पूछ रहे। अरे थोड़ा थोड़ा समझा ना, आधा बोल फिर। डिस्प्ले डाटा मेरे को क्लास बनाना है, सब कैपिटल रहेगा, वेरी गुड। क्या? ए, मेरे को तो बोलने दो, याद करके आया हूँ घर से, बोलने दो। पहला वर्ड कैपिटल रहेगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, दोनों का। समझा? तो टाइम मेरे को एक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम है पर्सन डाटा, तो पी कैपिटल रहेगा कि स्मॉल रहेगा? पर्सन का, पर्सन डाटा नाम का एक वेरिएबल बनाना है मेरे को, तो पर्सन का पी कैपिटल रहेगा कि स्मॉल रहेगा? कैपिटल रहेगा, वेरी गुड। स्मॉल रहेगा, स्मॉल रहेगा। बोले साला एक आदमी कैपिटल में भी सेम एक्सप्रेशन देता है, स्मॉल में भी सेम एक्सप्रेशन दे रहा है। जितना अच्छे से मेरा एक्सप्रेशन अभी नोट कर रहा है, बात ही सुन लिया होता। सुनो, जिसको नहीं समझा सुन लो। चलो वापस देखो, एकदम एकदम ज्यादा बकवास के बिना एकदम शॉर्ट में मैं बताता हूँ, गौर से सुनो, जो जिसको नहीं समझा है समझ जाएगा। दो नोटेशन है मेरे पास, ठीक है? एक है कैमल, एक है पास्कल। कैमल में क्या होगा? फर्स्ट वर्ड पूरा लोअर केस में होगा, उस नेक्स्ट वर्ड से फर्स्ट लेटर कैप में होगा, ये कैमल में होता है। पास्कल में ईच वर्ड का फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। ये किसको नहीं समझी ये बात? ये समझा मैं क्या बोला? ठीक है, जितने भी वेरिएबल तुम बनाओगे, वेरिएबल या ऑब्जेक्ट, जितने भी वेरिएबल नेम तुम बनाओगे वो हमेशा कैमल में रहेंगे, सी शार्प में, वो हमेशा कैमल में रहेंगे। अब मैं अगर बोला कि मेरे को एक वेरिएबल बनाना है जिसका नाम है गेट डाटा, वेरिएबल बनाना है जिसका नाम है गेट डाटा, तो उसको मैं, वेरिएबल नेम कैमल में है, वेरिएबल नेम ऑलवेज कैमल में रहेगा, तो गेट डाटा का जी कैपिटल रहेगा या स्मॉल रहेगा? ये मेरा क्वेश्चन, स्मॉल। बस यही चीज समझने वाली है। और वही गेट डाटा अगर मेरे को क्लास बनाना है तो वो पास्कल में बनाना पड़ेगा, तो जी कैपिटल रहेगा या small? तो वो कैपिटल रहेगा। अभी समझा? जिसको नहीं समझा रहेगा, एकदम शॉर्ट में बोला मैं, सारे जहान की बात ना करते हुए, जो शिकार की बात है वो, है ना? अभी यहाँ पे ये हो गया कन्वेंशन। ब्रैकेट में डाल दो ना, ये मैंने उसको डालना तो प्लेन। हाँ ये भी सही है।
तो कैमल में वेरिएबल का नेम और ऑब्जेक्ट का नेम, ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब वही जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा उसका नाम। और पास्कल में क्लास, प्रॉपर्टी, फंक्शन। प्रॉपर्टी क्या है वो थोड़ा आगे समझ में आ जाएगा। फंक्शन और क्लास तो मैं बताया हूं, तो क्लास फंक्शन। प्रॉपर्टी भी हम लोग पास्कल नोटेशन ही फॉलो करते हैं, तो वो चीज आ जाएगी यहाँ पे। तो ये इतना क्या हो गया तुम्हारा, नेमिंग कन्वेंशन का पार्ट हो गया। तो जब भी तुम कोड करोगे, और नेमिंग कन्वेंशन में सबसे पहला पार्ट ये रहेगा कि वो सेल्फ डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, मतलब वो पढ़ने के बाद उसकी मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो ये चीज रहेगी। क्लियर है? एक मिनट देख लेता हूँ, एक फोन लोग है, थोड़ा ब्रेक हो जाएगा 5 मिनट तुम लोगों को। अच्छा, हमारा कौन है? मेरा भाई है ना, छोटा ना। मेरे को मालूम नहीं था, वो कुछ बोला भी नहीं, बताया भी नहीं वो। हाँ, अगर वो तुम्हारे अब्बू का नाम बोलते तो मैं समझ जाता पहले। वो कुछ बोला थोड़ी आके मेरे को तूफान ने नंबर दिया है ऐसे बोला। मैं बोला हाँ ठीक है दिया है, मेरे को उसके आगे मैं क्या बोला। अच्छा, अभी लेक्चर ले ही हो, खत्म करता हूँ थोड़ा टाइम से, आधे घंटे में मिलूँ, आधे घंटे में। हाँ 4:30। चले हाँ तो ये इतना समझा। तो वेरिएबल नेम, उसका कन्वेंशन, मतलब वेरिएबल के जो कन्वेंशन वगैरह है वो, तुम फॉलो करोगे जब भी तुम कोड करोगे तब। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पे है, अच्छा यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एक वो स्नेक स्नेक टाइप भी है ना वहाँ पर ब्राउजर में। देखो स्नेक है, देखो ना ब्राउजर में कहाँ पर? कैमल बनाया था उसको दिखाने, वो स्नेक के लिए उसके लिए कोई टूल्स है? ये अपने सी शार्प में नहीं है, वो उसमें जावास्क्रिप्ट में लेते हैं, अंडर स्कोर लगा के जो हम लोग लिखते हैं। ऑल तुम स्मॉल लोगे और अंडर स्कोर लगा के उसको ज्वाइन करते जाओगे वर्ड्स को। तो उसमें तुम्हारा कौन सी लैंग्वेज हो? पाइथन। पाइथन में स्नेक कैसे यूज करते हो लोग? पाइथन है, और ये कौन सी स्क्रिप्टिंग है यार? एसक्यूएल में भी है, हाँ एसक्यूएल में भी सेम एसक्यूएल, लेकिन एसक्यूएल में पूरा स्मॉल नहीं लेते, एसक्यूएल में फर्स्ट लेटर कैपिटल लेते। जैसे इंफॉर्मेशन स्कीमा रहेगा तो आई कैपिटल एस कैपिटल। अब वो कौन सा केस है पता नहीं मेरे को। कैमल और पास्कल फेमस है। इसमें कोई भी अगर अंडरस्कोर लगाना है बीच में भी लगा सकते हैं। हाँ अंडर स्कोर तुम कहीं भी लगा सकते हो, अंडर स्कोर तुम कहीं भी लगा सकते हो। अंडर स्कोर को तुम स्टार्ट में भी लगा सकते हो, वो एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शन है वो अंडर स्कोर के लिए, तो इसके लिए वो मैं बोल के बता दिया। बाकी तुम नेम ऐसा भी लिख सकते हो कि ए अंडर स्कोर बी, ये ऐसा लिख सकते हो तुम, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है। हाँ, तो अभी अभी ये दो टॉपिक पढ़ने के बाद मेरे को क्या समझ में आ गया कि मेरे पास जो भी डेटा प्रोग्रामिंग में आएगा, ठीक है, उसके लिए मैं एक डेटा डेटा टाइप की सेट में से एक डेटा टाइप लूंगा, वेरिएबल बनाने जाऊंगा, और मेरे पास एक रूल है और एक कन्वेंशन है, इसका यूज करके वेरिएबल का नाम दूंगा, उसको डेटा टाइप दूंगा, और लिटरल का यूज करके उसको वैल्यू दूंगा। ये तीन चीज हम लोग सीखे, बराबर। डेटा टाइप की लिस्ट बताया मैं तुमको, वेरिएबल नेमिंग कैसे करना है वो बता दिया मैं, फिर उसके बाद तुमको मैं लिटरल बता दिया, लिटरल में फ्लोट है तो एफ लगाना है, ये सब जो लिटरल का पार्ट मैं बता दिया। तो वो एक लाइन को तकरीबन 2 लेक्चर में हम लोग पढ़े, एक ही लाइन थी ना वो, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, वैल्यू। बीच में आता है ऑपरेटर, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना आएगा ऑपरेटर। बात समझ में आई? नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या रहेगा? ऑपरेटर। ठीक है। मैं क्या बोला था तुमको, क्या क्या आना चाहिए प्रोग्रामिंग में? तुमको डेटा को प्रोसेस करने आना चाहिए,
ठीक है। तो डेटा प्रोसेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डेटा का मैनिपुलेशन। अब मैनिपुलेशन के लिए यूज होता है ऑपरेटर। तो अभी तक हम लोग डेटा प्रोसेसिंग पार्ट पे ही है। तो पहले तो हम लोग डेटा लेंगे, स्टोर करेंगे, फिर प्रोसेस करेंगे, फिर उसको दिखाएंगे। ये कर लिए तो हो गया, मतलब उस पर लॉजिक लगा के दिखाएंगे। मतलब मैं एक पार्ट मिस कर दिया, लॉजिक लगा के फिर उसको दिखाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डेट डेट टाइम है, तो डेट टाइम को दिखाना है, तो डेट टाइम दिखाने के लिए जो हम लोग यूज करेंगे टेक्निक, उसमें से टाइम में उड़ा दिया, या मंथ को मैं इंस्टीड ऑफ 0 to February करके दिखा रहा हूँ, FEB। तो ये क्या है, दिखाने का तरीका हो गया। तो हम लोग इसमें लगाते हैं लॉजिक। 2 है तो फैब आना चाहिए, 3 है तो मार्च आना चाहिए, 1 है तो जैन आना चाहिए। दीज मतलब काइंड ऑफ लॉजिक ऐसा हो गया। मेरी बात समझिए। तो ये चीज हम लोग अगर करने सीख गए ना पूरा, और वही चीज हम लोग सीखने के लिए जो जो चीज की जरूरत पड़ते जा रही वो चीज मैं तुमको बताते जा रहा हूँ। तो पहले मैं बताया डेटा क्या है, ठीक है। फिर दूसरा मैं क्या बताया तुमको, डेटा स्टोर करने के लिए डेटा की टाइप क्या है, तो डेटा टाइप। फिर डेटा कहाँ स्टोर करोगे तो मैं बता दिया वेरिएबल। कैसे स्टोर करोगे तो मैं बता दिया लिटरल। मेरी बात समझ में आई। और जब वेरिएबल का नाम लेने लगोगे तो वहां पे जो चीज की जरूरत पड़ेगी तो वो है कन्वेंशन एंड रूल। वो मैं तुमको बता दिया। अब कन्वेंशन रूल लिख के तुम वेरिएबल तो बना लिए, ठीक है। अब उसको मैनिपुलेट करना है तुमको। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंटीजर वेरिएबल लिए, उसमें 10 प्लस करके, उसको 10 से मल्टीप्लाई करके, उसको डिवाइड करके, उसको मॉड्यूलो करके उसको प्रोसेस करना है। मतलब उस पर तुमको क्या करना है, उस पर मैनिपुलेशन करना है। तो ऑलवेज वेरिएबल के मैनिपुलेशन के लिए जो चीज यूज होती है वो क्या है, ऑपरेटर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर्स। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि ज्यादा हो गया, अभी छुट्टी होना चाहिए था, ऐसा नहीं हो रहा है ना? हाँ ठीक है। कितने बजे स्टार्ट किया था मैं? 3 बजे ना? हाँ तो एक ही घंटा हुआ है। अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, assignment operator. असाइनमेंट। और भी है बिटवाइज वगैरह, लेकिन वो सब हम लोग नहीं पढ़ेंगे। नहीं, हम लोग बिटवाइज वगैरह पे नहीं जाएंगे। और जो भी मतलब जो अपने को प्रोग्रामिंग में मोस्ट टाइम पे जो यूज होगा ना वो पढ़ेंगे। हम लोग पूरा सी शार्प नहीं पढ़ेंगे। मतलब मैं शायद पहले भी बोला था, अभी फिर वापस बोलो, हम लोग पूरा सी शार्प नहीं पढ़ेंगे। जितना पढ़ेंगे वो जो तुमको जॉब पे काम आने वाला है वही वही चीज पढ़ेंगे। आगे पीछे की चीज बिटवाइज आज तक मेरे को नहीं यूज हुआ। वो यूज ही नहीं होता है, कहीं पे यूज नहीं है उसका, बहुत रेयरली यूज है बिटवाइज का। और बहुत को बिट लेवल पे लॉजिक विजिक लिखना आता है तो उसमें यूज होता है। तो फिर वो ज्यादातर अभी वो समझाने के लिए पूरा ट्रूथ टेबल पूरा बताना पड़ता है बिटवाइज का। समझाने के लिए मैं समझा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उसको पूरा ट्रूथ टेबल बताना। फिर कुछ लोग मैथमेटिक्स पढ़े नहीं है, मतलब क्योंकि मैं हर बैच में कुछ बंदे ऐसे रहते हैं जो मैथ्स वाले नहीं होते हैं, तो फिर उनको समझाना बहुत वो हो जाता है। फिर ऐसा होता है कि फिर वो बंदा फील करता है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो अपने को लोग को डेवलपर बनाना है। डेवलपर बनाने के लिए जितनी चीज की जरूरत है वो सब चीज पढ़ा देता हूँ मैं। तो ये जितने ऑपरेटर्स है, हालांकि ऑपरेटर बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये इतने ऑपरेटर्स के टाइप हम लोग को पढ़ना है। इसमें कौन कौन से ऑपरेटर, तो पहला ऑपरेटर है तुम्हारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में आता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर में आता है लेस देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और इज इक्वल टू, ठीक है। ये उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर में आता है एंड, और, नॉट। और असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है इक्वल टू,
प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, एक एक इक्वल टू, और एक है अब भाई शेविंग करा के आए। लेक्चर है नहीं नहीं, तब भी पिया हूँ यार। रिकॉर्ड हो गई बात। हाँ मैं नीचे कर लिया था। सुन भी लेगा तो ऐसी कौन सी करोड़ों की बात है। ओके, तो ये इतने ऑपरेटर्स जो है यूज होते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर में मेरे ख्याल से अरिथमेटिक तो सबको ही पता रहेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ये जो है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू ऐसा लिखते हैं इसके अंदर, मतलब कोई को नॉट इक्वल टू रिलेशन में बताना है वो, और इज इक्वल टू, डबल इक्वल टू। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन करता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू एंड सिंगल इक्वल टू, ठीक है। तो ये चीज मैं तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके ऊपर इसमें नहीं होता है, जावास्क्रिप्ट में। लॉजिकल ऑपरेटर्स में आता है एंड, और, नॉट, ठीक है। ये लॉजिकल ऑपरेटर के लिए कुछ एग्जांपल्स रहेगी, मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा प्रॉपर लॉजिक का वो ट्रूथ टेबल और वो सब बना के, ठीक है। उसके बाद है असाइनमेंट ऑपरेटर में, ये ऑपरेटर पहले हम लोग समझ लेंगे। असाइनमेंट ये हम लोग यूज भी किया है अभी, वैल्यू असाइन करने के लिए, V1 को V2 से वैल्यू असाइन करना था। तो ये अब इसकी ये 3-4 की मीनिंग क्या है वो मैं बताऊंगा। इसमें एक मिस हो गया, ठीक है, ये वाला। तो ये ऑपरेटर, तो सबसे पहले हम लोग वन बाय वन एक एक ऑपरेटर देखते हैं। तो अरिथमेटिक में है, पहला आ गया प्लस, मेरे ख्याल से प्लस सबको पता है, ए प्लस बी लिखना है। प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, कोई ऐसा है जिसको उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए? नहीं ना, वो सिंपल है, ठीक है। अब आता है यहाँ पे मॉड। मॉड के अंदर क्या होता है, हम लोग जब दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, वो वैसा बना के दिखाना पड़ेगा। उस पे ये है ना अपने पास, शाम का मंजर बहुत बनाया हूं मैं। ये ऐसा लिख के डिवाइड करते थे, याद है? हाँ, तो यहाँ पे जो वैल्यू आती थी उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोशंट, बराबर। और उसके बाद नीचे जो वैल्यू आती थी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। तो क्वेश्चन समझ गया सबको? क्वेश्चन जो ऊपर वैल्यू आएगी, खारिजे किस्मत, है ना, ये बाबा समझा। किसको किसको समझा खारिजे किस्मत? उर्दू मीडियम, एक दो बहुत है यार। तो जो ऊपर जो वैल्यू आती थी वो क्वेश्चन, तो बहुत हार्डर वर्ड था उसके अंदर। हाँ, मैं वही सोच रहा था वर्ड क्या था। मकसूम, मकसूम है, खारिजे किस्मत, बाकी, है ना। तो ये डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट, रिमाइंडर, ठीक है। जिस इंग्लिश मीडियम वालों को तो समझ गया होगा, स्मार्ट लोग है ना। तो क्वोशंट, अगर मेरे को क्वोशंट फाइंड करना है, दो वैल्यू का क्वोशंट फाइंड करना है, तो हम लोग डिवाइड ऑपरेटर यूज करते हैं, जो नॉर्मल डिवाइड है, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जो है वो। अगर ये नंबर मेरे को निकालना है तो हम लोग डिवाइड, और मेरे को अगर रिमाइंडर निकालना है तो हम लोग मॉड्यूलो यूज करते हैं। रिमाइंडर निकालना है तो हम लोग मॉड्यूलो यूज करते हैं। तो इसको कैसे समझ सकते हैं हम लोग? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 3, ठीक है, ये हो गया 3। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, 2 से इसको डिवाइड किया तो
टू वन आर टू, और माइनस किया तो ये क्या आ गया 1। तो क्वेश्चन भी क्या आया 1 और रिमाइंडर भी क्या आया 1। तो अब अगर मैं इसको ऐसा लिखूं यहां पर, ये जो है ये आंसर कहां से आएगा, ये आंसर आएगा अगर मैं ऐसा लिखता हूं प्रोग्रामिंग में 3 डिवाइड बाय 2, ये लिखता हूं, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1 कौन वाला, ये वाला क्वोशंट। ठीक है, और अगर मैं ये चीज यहां लिखता हूं, ये आंसर मेरे को चाहिए, तो इसके लिए मेरे को लिखना पड़ेगा 3 मॉड्यूलो बाय 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 1, ये वाला 1 जो नीचे आ रहा है। बात समझ में आई क्या बोला मैं, ये मैं यहाँ इसके लिए नहीं किया क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में नहीं आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया क्वोशंट जो डिवाइड से आ रहा है, और ये तुम्हारा हो गया रिमाइंडर। तो जब भी रिमाइंडर फाइंड करना होगा, जब भी रिमाइंडर फाइंड करना होगा तो हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, मॉड्यूलो। सवाल ये रिमाइंडर फाइंड करने की जरूरत ही क्यों है, रिमाइंडर फाइंड करने की जरूरत ही क्यों है अगर कोई दो नंबर डिवाइड हो रहा था। एग्जैक्टली अगर तुम्हारा डिवीजन पॉइंट में जा रहा है, गौर से सुनो, तुम्हारा डिवीजन पॉइंट में जा रहा है और तुमको रिजल्ट इंटीजर में चाहिए, तब तुमको रिमाइंडर की जरूरत पड़ती है जो बाकी वैल्यू है, क्योंकि वो जो रिमाइंडर बचता है ना, अगर रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा हो जाए, मतलब जो डिवाइड कर रहा है ना उससे छोटा हो, जैसे 1 हो गया ना 2 से छोटा हो गया, तो रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं ऊपर पॉइंट लगा के उसमें 0 लगाते, ऐसे ही करते हैं ना बचपन में, किए हो ना। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं ऊपर पॉइंट लगा के नीचे 0 लगा के वापस उसको बड़ा करते हैं और फिर से डिवाइड करते हैं, बराबर ये काम करते हैं। तो अब ऊपर पॉइंट चला गया, मतलब आंसर किस में आने लगा, डेसिमल पॉइंट में। और मैं क्या बोल रहा हूं, अगर तुमको तुम्हारा आंसर इंटीजर में चाहिए, अगर तुमको तुम्हारा आंसर इंटीजर में चाहिए, तो इसका मतलब तुमको पॉइंट नहीं लगाना है। अगर तुमको पॉइंट नहीं लगाना है तो तुमको ये देखना पड़ेगा कि एंडिंग में बचा क्या है, तभी तो रिमाइंडर की जरूरत पड़ेगी। मैं लॉजिक समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, एकदम सिंपल लॉजिक है। ये तो हो गया मतलब एक मैथमेटिकल टर्म में जो लॉजिक बता रहा हूँ वो। ठीक है, अगर मैथ से बाहर निकल के अगर हम लोग सोचे, मैं तुमको एक लॉजिक एक वो बताता हूँ, ड्राइवन लॉजिक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो एकदम। ठीक है, मेरे पास एक नंबर है 6749, ऐसा एक नंबर है। मैं बोला कि तुमको एक प्रोग्राम लिखना है जो जो क्या करे पता है, जो क्या करे ये नंबर को रिवर्स कर दे, मतलब रिवर्स कर दे तो आंसर क्या आएगा 9476। ठीक है, ये ऐसा नंबर तुमको बनाना है। तो इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है कि मैं क्या करूंगा, पहले लास्ट वाला डिजिट निकालूंगा, लास्ट डिजिट मतलब राइट साइड से फर्स्ट डिजिट। तो अगर ऐसा कैलकुलेट करूं तो मैं क्या करूंगा, लास्ट वाला डिजिट निकालूंगा 9 और उसको यहां लेके आऊंगा। ठीक है, और जब वो ये पोजीशन पे आ गया तो यहाँ रिमेनिंग कितने कितने नंबर्स है तो उतना 0 यहां लगा दूंगा। ठीक है, फिर ये 9 को हटा दिया, फिर ये लास्ट डिजिट बन गया, फिर इसको यहां लेके आऊंगा, फिर यहाँ पे 2 0 है तो यहाँ पे 2 0 लगाऊंगा, फिर इसको हटा दिया, फिर ये 7 को यहाँ लेके आऊंगा, फिर यहाँ कितना बचा है तो यहाँ पे 1 0 लगाऊंगा, फिर ये लास्ट डिजिट ये 6 डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा और कोई 0 नहीं आएगा, इंटू 1 आएगा, और फिर सबके सम मारूंगा ना तो ये नंबर रिवर्स हो जाएगा। नहीं समझा ना, अभी समझेगा। किसको किसको समझा, बहुत स्पीड में बोला मैं, बहुत लोग को समझाया। ठीक है, देखो पहले ये नंबर को मैं गेट करूंगा, तो ये नंबर को मैं गेट किया, और इसको मैं क्या करूंगा, इसके आगे 3 0 लगाऊंगा क्योंकि 9 से पहले 3 डिजिट है, तो 3 0 लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, प्रोग्रामेटिकली मैं इसको ये करूंगा, बराबर, सॉरी ये 3 0, बराबर ना। तो ये कितना हो गया, अब ये नंबर को मैं उड़ा दिया तो ये नंबर बन गया 674, 9 खत्म हो गया। अब लास्ट डिजिट कौन सा है 4, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूं और इसको यहाँ पे, ठीक है, ताकि अपने को सम करने में आसानी हो। अब ये बना 4, 4 से पहले कितने 0 है
कितने डिजिट है 2, तो मैं 1 के आगे 2 टाइम्स 0 लगाया, ये क्या बन गया। अब ये नंबर 4 तो खत्म हो गया, अब ये नंबर बना 6 7, ठीक है, सॉरी 7 इंटू 10, 1 के आगे एक 0 क्योंकि एक डिजिट है 7 से पहले, ये क्या हो गया 70। अब ये नंबर बन गया 6, तो लास्ट डिजिट भी निकला 6, तो 1 के आगे एक भी 0 नहीं क्योंकि 6 से पहले कोई डिजिट नहीं है, तो ये बन गया 6। अब ये सबका सम मारो, कितना हो जाएगा, हो गया ना रिवर्स, ये हो गया ना रिवर्स। तो सवाल ये है कि लास्ट डिजिट मैं कैसे निकालूंगा। मैथमेटिकली लास्ट डिजिट मैं कैसे निकालूंगा, क्वेश्चन समझा, पहला सवाल ये समझा ना कैसे आया सम। तो भी सवाल ये कि लास्ट डिजिट में कैसे गेट करूंगा, नंबर में से कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट गेट करने के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको 10 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर बचेगा वही लास्ट डिजिट रहेगा। अब इसको 10 से डिवाइड करो, कर लो अपनी अपनी बुक में। अरे ऐसा ये 10 से डिवाइड करेगा तो 6 7 4 क्वोशंट में चला जाएगा और 9 रिमाइंडर में चला जाएगा, जो रिमाइंडर रहेगा वही तो लास्ट डिजिट रहेगा, वही बोल रहा हूँ ना मैं भी। सिक्स 7 4 9 ये नंबर को 10 से डिवाइड करो और देखो रिमाइंडर कितना बचेगा 9, वही तो है ना लास्ट डिजिट। ठीक है, देखो पहले तो 10 से करोगे तो पहले 60 होगा बराबर, 7 आएगा, फिर 7 से फिर तुम 4 करोगे 74 होगा, तो फिर 7 जाएगा बराबर, 70 हुआ, फिर उसके बाद 4 बचा रहेगा, फिर तुम 9 लोगे 49 होगा, फिर 49 कहां तक जाएगा 40 तक जाएगा, तो 40 गया तो 9 नीचे बचा, 9 रिमाइंडर। अब 9 क्या हो गया, वो 10 से कम हो गया, मतलब डिवाइजर से स्मॉल हो गया, तो वो रिमाइंडर हो गया। समझे क्या। तो वापिस अब मैं मेरे क्वेश्चन पे आ जाता हूं, रिमाइंडर निकालना ही क्यों है, रिमाइंडर इसलिए निकालना है, यही पूछा था ना मैं कि रिमाइंडर निकालना ही क्यों है। तो ये एक लॉजिक है, ऐसे हजारों लॉजिक पड़े हुए हैं, और ये लॉजिक जो है ना, ये लॉजिक ये तुमको कोई सिखा नहीं सकता, ये तुमको अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा। तो ये मैं ऐसा कुछ नहीं है मैं कहीं से पढ़ बिड़ के आया हूँ, ये हमने दिमाग से सोच के ही बनाया हुआ है। रिवर्स का लॉजिक और बहुत सारा लॉजिक है, ये सब तुमको बहुत लॉजिक मिलेगा। तुमको आईटी वाले तो मतलब शायद अग्री भी करेंगे, बहुत सारे लोग ये पूरा कोड उठा के पेस्ट कर देते, रिवर्स हो जाता, उसमें होता यही सब है, लेकिन वो लॉजिक किसी को समझता नहीं कि एक्चुअल में कौन सा मैथ्स यूज करके ये लोग कर रहे हैं। तो रिमाइंडर, कोई भी नंबर को तुम 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर उसका लास्ट डिजिट होता है, कोई भी नंबर को तुम 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर उसका लास्ट डिजिट होता है, और कोई भी नंबर को तुम 10 से डिवाइड करोगे तो क्वोशंट उसका लास्ट डिजिट छोड़ के जो नंबर होता है वो होता है। हो गया ना अलग अलग। तो एक बार रिमाइंडर निकालने का, एक बार क्वोशंट निकालने का, एक बार रिमाइंडर निकालने का, एक बार क्वोशंट निकालने का, उसको जब तक नंबर 0 नहीं हो जाता तब तक ये काम करते रहने का। हो गया रिवर्स, सिंपल, यही तो करते हैं हम लोग रिवर्स। कितना भी बड़ा नंबर लिख दो रिवर्स हो जाएगा, कितना भी बड़ा, बार 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 वो ऐड करते जाएगा। समझ में आ रहा है ये कहानी। हाँ, तो मेरा एक सिंपल सा लॉजिक तुमको यहाँ पे बता दिया प्रोग्रामिंग टर्म्स का, बहुत सारे लोगों को बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मैं कुछ कोड नहीं लिख रहा हूँ, सब मैथ्स है, सब मैथ्स है। मैं खाली क्या बोल रहा हूँ, तुमको क्या क्या चीज याद रखना है, फिर से वापस बता रहा हूँ, फिर से सुनो, ठीक है। तुमको क्या याद रखना है, रिमाइंडर, कोई भी नंबर को, कोई भी नंबर को का लास्ट डिजिट अगर तुमको निकालना है तो तुम उसको मॉड्यूलो निकालोगे, मतलब उसका रिमाइंडर निकालोगे, 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालोगे। 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या आएगा, लास्ट डिजिट, और क्वोशंट क्या आएगा, लास्ट डिजिट को छोड़ के जो नंबर बनता है वो क्वोशंट आ जाता है, लास्ट डिजिट को छोड़ के जो नंबर बनता है वो क्वोशंट आ जाता है। ये लॉजिक है उसका।
तो लास्ट डिजिट निकालने का, क्वेश्चन चेक करने का, क्वेश्चन कितना बड़ा है उतने जीरोस लगा देने का आगे उसके इंटू करके। कोई से भी नंबर मतलब अगर लेंगे अपन हाँ का लास्ट जो वो बना देंगे। रिमाइंडर रहेगा अगर डिवीजन 10 से होगा तो। शर्त ये है डिवीजन 10 से होगा तो, कोई और नंबर से डिवाइड करोगे तो नहीं रहेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर समझा, वो ऑपरेटर समझा। मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है? मॉड्यूलो ऑपरेटर रिमाइंडर निकाला। प्लस सबको मालूम है, माइनस सबको मालूम है, मल्टीप्लीकेशन सबको पता है, डिवीजन सबको पता है। बचा क्या था? मॉड्यूलो, जो परसेंट का साइन है उसको मॉड्यूलो ऑपरेटर बोलते हैं। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है? रिमाइंडर फाइंड करता है। नहीं पता है तो सुन लो, करता है। समझ में आया? अगर इसको चेक करना है तो कोड में ऐसे चेक कर सकते हैं हम लोग कि क्विकली मैं यहाँ पे आके ऐसा लिखूं, लाइक इसको मैं कट कर देता हूं और कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर क्या था नंबर अपना? 67 क्या था? 6749 6749 मॉड्यूलो बाय 10। तो इसको प्रिंट करके क्या देना चाहिए? प्रिंट करके क्या देना चाहिए इसको? 9 रिमाइंडर देगा ना भाई। क्या प्रिंट हुआ? और यही अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या देगा? हाँ अब बोलना, अभी नहीं बोल रहा। 6749 674, हाँ सॉरी गलती हो गई, गलती। 674 समझ में आ रहा है क्या ये क्या चल? बस इसको ही हम लोग क्या करेंगे, रिपीटेटिव मैनर में करते जाएंगे, फिर सम मारेंगे, एंडिंग में नंबर रिवर्स हो जाएगा। तो वो लॉजिक हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो समझाने वाली चीज थी वो थी तुम्हारा ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर समझ में आया? ये चारों ऑपरेटर में कोई डाउट है? ये चारों ऑपरेटर क्लियर है? ये इसमें किसी को ऐसा कुछ है प्लस माइनस को भी रहेगा तो पूछ सकते हो। बाकी मॉड्यूलो का समझ में आया सबको क्या है? रिमाइंडर फाइंड करके देख देगा वो। नेक्स्ट ऑपरेटर आता है रिलेशनल ऑपरेटर। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आता रहेगा। कोई ऐसा है जो इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है? जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर तुम ऐसा लिखोगे। अच्छा हाँ, ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये अरिथमेटिक, मतलब ये क्या रिटर्न करते हैं? ये एक नंबर रिटर्न करते हैं, कोई भी एक नंबर रिटर्न करते हैं। और ये सब ऑपरेटर क्या रिटर्न करते हैं पता है? ये सब ऑपरेटर रिटर्न करते हैं या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर मैं तुमको बोला क्या 9 10 से बड़ा है तो तुम क्या बोलोगे? या तो हाँ या तो ना। तो इसका मतलब क्या रिटर्न करेगा? बूलियन। तो पहले वाले ऑपरेटर की का रिटर्न क्या है? पहले वाले ऑपरेटर का रिटर्न है नंबर। जैसे 9 आया ना, 9 आया, 674 आया, वो पहले अरिथमेटिक का। लेकिन रिलेशनल ऑपरेटर का जो रिटर्न है वो ऑलवेज क्या है? बूलियन। तो चेक कर लेते हैं और क्या। यहाँ पे आके मैं कंसोल डॉट राइट लाइन में गया, यहाँ पे आके मैं लिखा 10 लेस देन 9, क्या आएगा? क्या आएगा? जीरो कैसे आएगा? अच्छा वैसा, क्या आएगा? फॉल्स। एकदम तुम एक्सट्रीम लॉजिक पे चले गए। मैं बोला ना बूलियन आएगा। क्या? नहीं नहीं, फॉल्स। बूलियन टाइप में ट्रू फॉल्स आता है। तो आईएल वही मैं बोला, वो एक्सट्रीम लेवल पे चला गया, कंप्यूटर के अंदर चला गया, बाहर आ भाई। ये समझा? 10 लेस देन 9 लिखा तो 10 9 से लेस नहीं है तो फॉल्स आया। अभी समझा बूलियन? तो इसका आउटपुट जो आता है बूलियन आता है। टेन इक्वल्स इक्वल्स 9, इसका क्या मतलब हुआ? क्या 10 9 के बराबर है? आंसर में आएगा या तो हाँ या तो ना, बराबर तो फॉल्स। लेकिन अगर मैं ये लिखा तो इसका क्या मतलब हुआ कि 10 में 9 की वैल्यू असाइन कर दो। इसका क्या मतलब हुआ? 10 में अभी कुछ भी हो, 10 में
9 की वैल्यू असाइन कर दो। तो इंटरव्यू में क्या करते हैं, सिंगल इक्वल टू लगा के पूछते हो लोग। सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू का डिफरेंस तुमको पता है कि नहीं पता है? सिंगल इक्वल टू जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये राइट साइड से लेफ्ट साइड में वैल्यू असाइन करेगा, दैट इज योर इक्वल टू। डबल इक्वल टू राइट साइड और लेफ्ट साइड को चेक करेगा कि दोनों इक्वल है, अगर इक्वल रहेगा तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का रिटर्न कुछ नहीं आता है, असाइनमेंट ऑपरेटर का रिटर्न कुछ नहीं आता है, लेकिन तुम्हारा रिलेशनल ऑपरेटर जो है डबल इक्वल टू का रिटर्न क्या आता है, ट्रू फॉल्स। जब तुम बोलोगे क्या ये इसके बराबर है, तो या तो हाँ या तो ना, तो दैट इज योर ट्रू फॉल्स। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोला अब इसको इसकी वैल्यू असाइन कर दो तो कोई इसका रिटर्न कुछ भी नहीं आएगा। तो सिंगल इक्वल टू डबल इक्वल टू का डिफरेंस समझा? सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, डबल इक्वल टू का मतलब होता है क्या ये वैल्यू इसके इक्वल है, मैं ये पूछ रहा हूं, इज दिस इक्वल टू दिस, यस नो। तो जब भी चेक करना रहेगा तो डबल इक्वल टू लगाओगे, जब भी असाइन करना रहेगा तो सिंगल इक्वल टू लगाओगे। ये समझा सबको? सर अगर इसको प्रिंट किया तो होगा ही नहीं, वो एरर देगा। तो यहां पे ये ऑपरेटर्स है, नॉट इक्वल टू भी समझ गया रहेगा और डबल इक्वल टू भी समझ गया, ठीक है। नॉट इक्वल टू लगाएंगे तो ट्रू हो जाएगा। हाँ, नॉट इक्वल टू लगाएंगे तो ट्रू दिखाएगा। इसको मैं नॉट इक्वल टू किया तो अब ये ट्रू आएगा। ठीक है, इसमें यहां से ये दो ऑपरेटर में किसी को कोई डाउट है? देखो 1 बाय 1 पढ़ा रहा हूं, ये जितनी चीज मैं तुमको पढ़ाया हूं ना, ये कॉलेज में मेरे ख्याल से 1 महीने में पढ़ाते हैं लोग, यकीन करो। वो अलग बात है, बीएनएन के टीचर्स फास्ट है तो वो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये कॉलेज में 2 महीने में पढ़ाते हैं जितनी चीज मैं तुमको पढ़ाया। मैं बहुत मतलब जितना हो सकता है आसान करके, जितने आसान तरीके से जो भी अल्फाज में तुम्हारे भेजे में घुस जाए, मैं वो तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ये चीज समझ लो। इससे ज्यादा आसान नहीं कर सकते तुम प्रोग्रामिंग को, इससे ज्यादा क्या ही आसान करेंगे। मैं सब तो बता दिया, उर्दू में भी बोल के बता दिया, और क्या चाहिए अब। ठीक है, ये इसमें कोई डाउट है? अली? नहीं? ठीक है, उसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा। खुशी हुई ना? शिवम का मुंह देख, बोले ये आदमी रुक ही नहीं रहा है, पढ़ाई चले जा रहा है, लॉजिकल ऑपरेटर, ये ऑपरेटर, वो ऑपरेटर, ये समझ नहीं रहा है। 1 घंटा पहले माइंड चॉकअप हो गया था। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर अभी इसके लिए नहीं ले रहा हूं, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर में मेरे को लॉजिक बताना पड़ेगा, बहुत सारी चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी लॉजिक से रिलेटेड। और फिर उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल मेरे को बताना रहेगा। एक और ऑपरेटर है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, वो हम लोग लूप के साथ में पढ़ेंगे। प्लस प्लस माइनस माइनस, जो उसमें दो ऑपरेटर यूज होता है, प्लस प्लस माइनस माइनस, उसके ऊपर कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस है, वो हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में ऑलमोस्ट पूरा ऑपरेटर ही चलेगा, और ऑपरेटर का पार्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एंड कर देंगे। उसके बाद वाला जो लेक्चर है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें शुरू होगा ब्रांचिंग, मतलब इफ एल्स, वो सब। फिर उसके बाद वाले लेक्चर में लूपिंग, फॉर, ये वो सब। फिर उसके बाद एरे के साथ लूप, मतलब एरे, कलेक्शन, डेटा, ये वो सब आएगा। ये इतना हम लोग पढ़ लेंगे ना तो हम लोग को सी शार्प आ जाएगा, ऐसा मैं अज्यूम करता हूं। अगर तुम लोग इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो तुमको सी शार्प आ जाएगा। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एक लेक्चर जो रहेगा पूरा, मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा, लाइक प्राइम नंबर और इवन ऑड, और वो सब जो जो लॉजिक वाले क्वेश्चंस है, वो लॉजिक के कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। फिर यहाँ से फिर हम लोग वापस जंप करके एमवीसी में जाएंगे, क्योंकि जब वो क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे ना, वो क्वेश्चन के बाद मैं 1 हफ्ते का टाइम दूंगा। वो क्वेश्चन के बाद वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस जब तुम लोग कर लोगे, तुम लोग को सी शार्प में कोड करने की हैबिट हो चुकी रहेगी तब तक, अगर करोगे तो। अगर करोगे तो, नहीं तो जो हाल अभी है वही हाल तब भी रहेगा। तो मैं रूट पाथ क्यों बता देता हूँ तुम लोगों को हमेशा, कि तुम लोग को पता रहे कि हम लोग किधर है, आगे क्या होने वाला है।
हम लोग क्या करके आए उसके हिसाब से तुम एफर्ट लगाओ। तो अभी तुमको क्या एफर्ट लगाना है, ये जितनी भी थियरी हुई है ये ऑलमोस्ट सब थियरी है, ज्यादा प्रैक्टिकल पार्ट में कुछ भी नहीं बताया। ये जितनी भी थियरी हुई है ये थियरी को जाके लेक्चर को सुन लो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और सिर्फ सुनना नहीं है, तुमको प्रैक्टिस भी करना है। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुमको ये चीज वैल्यू ऐड करेगी। लगे से अगर किसी का, जैसे तुम्हारा एक दो लोग है जो न्यू है, वो लोग जिनका ओल्ड लेक्चर नहीं हुआ है तो वो ओल्ड तो सुनते रहो, लेकिन साथ साथ में इसको प्रैक्टिस वगैरह चालू रखो, क्योंकि इसका ताल्लुक ओल्ड से कुछ नहीं है। जितना मैं पीछे पढ़ाया हूं ना उसका इससे कोई तुमको भी समझ में आ रहा होगा। ये ऑल टुगेदर न्यू चीज है, न्यू लैंग्वेज है, लैंग्वेज सीख रहे हैं हम लोग, डेटा टाइप देख रहे हैं, वेरिएबल देख रहे हैं, ऑपरेटर्स देख रहे हैं, सब सब नई चीज है। और डेवलपर बनने के लिए तुमको सब लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं होती है। अगर कोई एक लैंग्वेज तुम अच्छे से सीख जाते हो ना, उसको मैप करके तुम दूसरी लैंग्वेज आराम से सीख जाते हो। और ये हकीकत है। जैसे मैं स्टार्ट किया था जावा से, जावा पहले मैं सीखा, हालांकि जावा पे मैं काम नहीं कर रहा हूँ अभी, ना जावा में पढ़ा रहा हूँ। मैं पहले सीखा हूँ जावा, और जावा पे जॉब भी ढूंढ रहा था मैं, मतलब 1 डेढ़ साल जावा पे ही जॉब ढूंढा। तो जावा पे जॉब ढूंढ रहा था, जावा 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 नहीं मिला जावा मेरे को, मतलब डॉट नेट में आ गया मैं। तो डॉट नेट में जब मैं सी शार्प में आया तो मैं फिर उसको जावा से मैप करके पढ़ना स्टार्ट किया सी शार्प को, कि जावा में ऐसा होता था तो सी शार्प में कैसा होता है, अच्छा ये होता है क्या। तो एक एक ही बार की मेहनत रहती है ना वो। लेकिन तुम एक लैंग्वेज सीखोगे तो नेक्स्ट लैंग्वेज तुमको बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। मेरी बात समझ में आई? तो जितने नॉन आईटी वाले हैं उनकी तो ये फर्स्ट लैंग्वेज ही है, तो इसको जितना हो सके ना, जितना हो सके इस पे टाइम दो, इसको करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। और आईटी वाले भी जो लॉकडाउन वाले हैं उन लोग की तो फर्स्ट ही लैंग्वेज होगी, कॉलेज तो गए नहीं पूरा 3 साल, जो अभी जो रिसेंट पास आउट वाले हैं तो लॉकडाउन वाले ही है सब। तो वो लोग के लिए भी फर्स्ट ही लैंग्वेज ही है ये। तो ये लैंग्वेज पे जितना तुम ध्यान दोगे, ये क्यों मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, भले तुमको एमवीसी नहीं आएगा, ठीक है, भले तुमको फ्रेमवर्क नहीं आएगा, लेकिन अगर तुमको सी शार्प आएगा ना, तुमको कहीं और जॉब मिलते रहेगी, या तुम्हारा इंटरेस्ट कहीं और भी इनकेस जाएगा, मशीन लर्निंग में या डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में या कहीं और भी, तो भी तुम कोड कर सकते हो। तो सी शार्प जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई भी डेवलपर को जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है वो उसकी लैंग्वेज होती है, ये चीज समझ लो। उसकी लैंग्वेज और उसका लॉजिक, उसकी लैंग्वेज और उसका लॉजिक, समझेगा? जितना ज्यादा तुम लैंग्वेज में स्ट्रांग होगा उतना कभी कोई तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सकता है, ये चीज समझ लो। ये हकीकत है। फ्रेमवर्क क्या होगा, यूट्यूब पे एक वीडियो देख के तुम फ्रेमवर्क सीख जाते हो, यहाँ जाने का, यहाँ जाने का, ये क्लिक करने का, ये बनता है। ये बनने के बाद तो तुमको तुम्हारा ही लॉजिक लिखना होता है ना। मेरी बात समझी? अभी फ्रेमवर्क का फंडा भी समझ गया, एमवीसी फ्रेमवर्क है, यहाँ पे गया, इधर गया, कंट्रोलर बनाया, ये गया एक्शन बनाया, ये गया व्यू बनाया। अब तो सी शार्प में ही कोड लिखना है ना, तो वहां पे जो है वो डेवलपर्स जो है रुक जाते हैं। तो जितना तुम अपना लैंग्वेज जो स्ट्रॉन्ग करोगे, लोग आजकल फ्रेमवर्क के पीछे ज्यादा भाग रहे, ये फ्रेमवर्क सीख लेता हूँ, एसएपी सीख लेता हूँ, ये मैं बोलता हूँ अगर तुम लैंग्वेज सीखते हो ना तो तुम्हारी जॉब हमेशा रहेगी। ले ऑफ आने दो, कुछ भी आने दो, तुमको तुम्हारा लॉजिक लिखने के लिए आता है ना, तो चैट जीपीटी से बनाने के बाद भी जो लॉजिक निकलेगा वो पढ़ने तो आना चाहिए। उसमें कुछ चेंज करना पड़ा तो, मेरी बात समझ रही हो? उसमें कुछ चेंज करना पड़ा तो वो एरे बना के दे रहा है, कि वो वेरिएबल बना के दे रहा है, कि वो इंटीजर बना के दे रहा है, कि वो फॉर लूप दे रहा है, कि वो वाइल लूप दे रहा है, कि वो ब्रांचिंग दे रहा है, कि इफ एल्स दे रहा है, ये समझने के लिए भी तो तुमको लैंग्वेज आना चाहिए। तो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, समझ में आएगा? तो जितना हो सके लैंग्वेज पे, अभी तो लैंग्वेज शुरू हुई है, काफी लेक्चर्स है अभी भी, मतलब ब्रांचिंग का, लूपिंग का, फिर एरे का, फिर प्रैक्टिस का, मतलब यहाँ से अभी काफी लेक्चर्स जाएगा सी शार्प के ऊपर। तो जितना हो सके लेक्चर मिस मत करो, लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग देखो और उसको कंप्लीट करो। ये मैं इसके लिए वो घड़ी घड़ी बोलने का रीजन ये है कि अगर तुम इसको नहीं करोगे तो ना तुम एमवीसी कर पाओगे, ना आगे वेब एपीआई कर पाओगे, ना मॉडल बना पाओगे, ना आगे का कुछ कोड कर पाओगे, सब ब्लॉक हो जाएगा आगे, क्योंकि सब कुछ बेस इसी पे, मॉडल भी सी शार्प में ही बनाओगे, ठीक है, कंट्रोलर में भी सी शार्प का ही कोड लिखोगे, व्यू में भी आगे चल के सी शार्प आएगा एचटीएमएल के साथ, सी एस एचटीएमएल है तो वहां पे भी सी शार्प आता है, वहां पे भी सी शार्प आएगा, तो हर जगह सी शार्प तुमको ऐसा लगेगा कि लैग फील हो रहा है। तो ये लैग को यहाँ फील कर लोगे तो सब जगह तुमको वो फायदा देगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, छुट्टी। बोलो बोलो।